Okay, so we have a break here and we're introducing Tushar here. He secured AIR 44 in this exam. And this topper's talk is going to be very helpful here for you because he's appeared a number of times in this exam. He's given 5 interviews, qualifying each time his prelims. He's also worked as an officer with the Bihar government. So you have a lot of things which you can take from this talk. And we are not just going to have a one-sided delivery. He's going to share his experiences and what he's learned from his journey till now. You also get to ask whatever you want to with respect to any doubts you have with this exam. So use this 2 hours, 2.5 hours for how exactly you're going to tackle this exam. APMC और जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ सकते हैं दोबारा. So don't worry about it, but this experience is something which you're not going to get again. So this class is definitely going to help. So take your whatever best you can. So we'll have Tushar. Okay. Hello. Hi everyone. I'm audible to everyone? In the last? Okay. So first of all, a brief introduction about me. So my name is Tushar. वैसे तो न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा 44 रैंक वाला जो थोड़ा बवाल हुआ था तो आई एम दैट तुषार ओनली तो द थिंग इज़ कि हाँ तो दिस वाज माय 6th अटेम्प्ट और 6th अटेम्प्ट में आई वाज लकी इनफ टू क्लियर प्रीलिम्स इन ऑल द 6 अटेम्प्ट्स बट अनलकी इनफ कि मतलब इससे पहले 4 इंटरव्यूज मैंने दिए थे बट आई डिडंट फाइंड नेम इन द फाइनल लिस्ट तो इन द लास्ट अटेम्प्ट नाउ आई बिकेम क्वाइट लकी कि एक अच्छी रैंक भी आ गई और अपनी प्रेफर्ड सर्विस भी मिल गई तो एंड माय बैकग्राउंड है कि मैंने इंजीनियरिंग किया 2016 में आईटी दिल्ली से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पहले स्टार्ट में मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था बट वही 4 इंटरव्यूज थे और मतलब मार्क्स वाज फ्लक्चुएटिंग अराउंड 240 250s तो फिर आई चेंज लास्ट ईयर टू एंथ्रो एंड दैट वर्क फॉर मी और दिस टाइम आई गॉट द रैंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ ले लें कि मोस्ट ऑफ द ये आप मतलब आजकल तो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आने लग गए हैं इंजीनियर्स कौन कौन है आप लोगों में मतलब कम हाथ उठे हैं मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा हाथ उठते थे और कौन कौन सा बैकग्राउंड है आप लोगों का आर्ट स्ट्रीम से बहुत लोग हैं आर्ट स्ट्रीम से बहुत लोग हैं नाइस नाइस दैट्स गुड और लॉ मेडिकल वगैरह से भी हैं लॉ से आप हैं मेडिकल बैकग्राउंड अच्छा तो एमबीबीएस किया आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ओके तो आगे परसू नहीं किया मेडिकल ओके चलिए वो भी मेडिकल भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है चलिए नथिंग हो तो पहले तो थोड़ा मैं ब्रीफ बता देता हूँ स्ट्रैटेजी वगैरह वो करके बाकी आई थिंक मेरा फोकस मोर अबाउट नॉन एकेडमिक पार्ट पे रहेगा स्ट्रैटेजीज तो आप लोग टॉपर टॉक्स में देख ही लेते हैं बिकॉज मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है तो 7 अटेम्प्ट्स लॉट ऑफ फेलियर्स अ बिट ऑफ सक्सेसेस एंड एवरीथिंग तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट कि थोड़ा पढ़ाई से बाहर आते हैं और थोड़ा नॉर्मल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ राइट हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि मतलब रैंक लाना इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे बट लेकिन आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के बैठे होंगे लगता है नहीं लगता है किसके लिए दिस एग्जाम इज एज इक्वल टू एज मतलब रैंक आ गया तभी दे आर गोइंग टू सक्सीड इन देयर लाइफ है आप आइए कोई दिक्कत नहीं वी कैन फिलहाल लगता है आपका ऐसा बैकग्राउंड क्या नाम हो आपका No, it's audible. You are audible. Sir, my name is Manish. I have completed my 12th and I am in my second year of graduation. Okay. You have completed. You are in second year graduation. Which college? सर इग्नू से करता हूँ सर इग्नू से आप कर रहे हैं ओके ओके कौन सी स्ट्रीम में आर्ट्स स्ट्रीम मतलब कोई हिस्ट्री पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है सर सारे मतलब मिक्स होते हैं सारे मिक्स हैं ओके एज ए ऑप्शनल कुछ सोचा हुआ है आपने यस सर
क्या? जियोग्राफी। ज्योग्राफी ऑप्शन लिया हुआ, ओके। सो यहाँ पे आने का आपका क्या मतलब क्या मोटिव रहा? मतलब 12th के बाद ही आपने यूपीएससी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था? सर 12th के बाद सर जब स्कूल से बाहर निकला तो बहुत चीजें पता चली कि अच्छा। सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर लाइफ में कोई डिसीजन तो लेना ही था करने का, और इग्नू ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था दोस्तों के कहने पे, तो देन आई चूज कि कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैंने यूपीएससी का सोचा। नाइस नाइस। हाँ ये हाँ, आवाज आ रही है सर। ओके। तो सर फिर मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा, तो सिलेबस समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर एसएससी का सोचा, फिर एसएससी का लगभग 6 महीने मैंने पढ़ाई करी है, फिर वो भी नहीं हुआ, वो भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर वापस यूपीएससी पे आया, फिर मैंने ध्यान से समझा क्या होता है, फिर पापा ने थोड़ा सपोर्ट करा, भाई ने थोड़ा सपोर्ट करा। नाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर चीज़ों को समझा, फिर पता चला कि तुम कहीं भी कूदोगे तो तुम्हें टाइम तो लगेगा, ठीक है, चाहे वो तुम एसएससी लो यूपीएससी लो, तुम्हें टाइम तो लगेगा। तो सर यही है सर। नाइस, हाँ गुड। बट कूदना क्यों है लाइफ में? और कोई That's ऑप्शन what the सर, thing is और ना। कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। मीन्स अगर मैंने 12th तक पढ़ाई करी है तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरी वो 12th तक पढ़ाई कहीं पे यूज आ रही है। मतलब कि मुझे उससे अप्रिशिएशन मिला हो कि भाई तूने 12th कर लिया है, या फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया। मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, बट उनको ऐसा लगा हो कि यार 13 साल पढ़ाई करके भी ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ कि कुछ बेटर हुआ है लाइफ में। वो बात ठीक है, आप बहुत नॉलेज ले रहे हो, बट लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे घर वाले आपसे कुछ डिमांड करते हैं, सोसाइटी आपसे कुछ डिमांड करती है कि तुम बेटर बनो, तभी तुम्हें बेटर चीज़ें भी मिलती हैं। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा मैं इधर की तरफ आया। ओके ये ठीक है। नाइस नाइस नाइस। थैंक यू सर। और बस एक बात मैं बोलूँगा यहाँ, अगर मैं कुछ बातें बोलूँगा, आई एम नॉट हियर टू डिमोरलाइज एनीवन, बट इट जस्ट कि वी आल्सो नीड टू हैव द अल्टरनेट लाइफ। कि लाइफ मतलब इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी। आई थिंक 10 लाख एस्पायरेंट्स आते हैं हर साल, और उसमें से सिलेक्शन मतलब आईएएस ही बनना चाहते हैं एट द एंड ऑफ डे। 180 सीट्स है सिर्फ आईएएस की। तो क्या मतलब जो बाकी सारे एस्पायरेंट्स हैं वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे लाइफ में? मतलब मेरा पॉइंट तो यही रहेगा हमेशा, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट देंगे, नेक्स्ट ईयर भी देते रहेंगे, अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर भी देते रहेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि वाई आर यू कमिंग टू दिस सर्विस। एग्जाम तो सेकेंडरी है, पहले तो वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो किसी के पास कोई अच्छा सा जवाब है? वाई डू दे वांट टू बिकम एन मतलब आईएएस ही बनना होगा या आईपीएस वाईपीएस भी है किसी की चॉइस? व्हाट? आईपीएस आपकी? आइए आप खड़े होइए। रेड टी शर्ट, मतलब पहले ऐसे डिफरेंट ग्रुप मिला है। नाइस। तो वाई डू यू वांट टू बी आईपीएस क्यों बनना है? सर लाइफ में मतलब छोटे से मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। आई मीन लाइफ में आप हर किसी व्यक्ति से मोटिवेट होते रहते हैं। तो मेरा ये था कि पुलिस चौकी के पास ही में पला बड़ा था, वहाँ से फ्रेंड्स भी ऐसे मिले कि उनके वहाँ पे फादर्स मतलब पुलिस में ही हैं। और फिर उसके बाद लाइफ में ऐसा था कि कुछ फिजिकल रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। आई मीन आईएएस की भी उसकी डिमांड फिजिकल है, बट आईपीएस एक अंदर से ही आता है। नहीं, आईएएस वर्सेस आईपीएस की बात नहीं कर रहा मैं, आपको आईपीएस क्यों बनना है? सर वही मीन्स अंदर से जो मोटिवेशन है किसी चीज का होता है, किसी को वर्दी का होता है, किसी को उसका होता है। तो सबको एक अपनी एक जॉब चाहिए, किसी को पुलिस की चाहिए, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब कहीं भी जाना हो तो पुलिस की चाहिए। तो अभी मेरे से सामने ऑप्शन है वो सबसे बड़ा आईपीएस का ही है, तो मेन पुलिस की चाहिए। अभी मैं यहाँ पे हूँ, कहीं ना कहीं पे तो पुलिस की तो आ ही जाएगी। अच्छा, आपको पुलिस सर्विस में ही जाना है? यस सर। तो क्या आपका मतलब पुलिस सर्विस में जाके क्या करेंगे, क्या डिफरेंट करना सर चाहिए? बहुत सी मतलब आप जब गांव एरिया से आते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं करप्शन से रिलेटेड। आप जब गांव में देखेंगे तो ये देखेंगे कि पुलिस जो है मीन्स काम तो अच्छे करते हैं, अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो अभी तक कंट्री चल नहीं रही होती। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि जो लोग काम चोरी कर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमको जाके फिक्स करना है। और मैंने अपनी लाइफ में पुलिस वालों का ज़्यादा देखा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मेरा डेली टू डेली इंटरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल से उतना नहीं होता जितना पुलिस पीपल पुलिस का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट आपका वो करके। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा पीएसआई बैकग्राउंड है, डीयू से। डीयू से ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ओके नाइस। तो आपने इससे पहले अटेम्प्ट्स वगैरह दिए हैं कुछ? ना सर, ये फर्स्ट टाइम 2022 में ग्रेजुएट हुआ, तो उसके बाद फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आया। ओके ओके, चलिए नाइस गुड। वो उनका है, इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, इनका मोटिवेशन सही है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता कि व्हाट इज योर मोटिवेशन? ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। जैसे इनका अगर पुलिस सर्विस करनी है तो ही हैव इंटरेक्टेड विद पुलिस, ही नो कि व्हाट इज पुलिस अबाउट, कि वो जाके वहाँ पे क्या करेंगे।
आप में से बहुत लोग का फर्स्ट चॉइस है आईएएस, तो एक मैं किसी से पूछना चाहूँगा, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस? और किसी का बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर्ड है, हाँ बताइए। हेलो सर। खड़े हो जाइए। हेलो सर, दिस इज अनिकेत। सर मुझे बस आईएएस इसलिए बनना है ताकि मेरी एक सोशल आइडेंटिटी बन जाए, बिकॉज मैं सर्विस में ज़्यादा परस्यू नहीं करना चाहता, बट थोड़ी सी सर्विस के बाद मतलब मैं ऐसे लोग बिलीव कर लें कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली। काफ़ी ऑनेस्ट आंसर, नाइस। तो यार जो फर्स्ट थिंग हमने जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है आपका, थैंक यू, मोटिवेशन, why do you want to join this service? अब बहुत लोग आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं सेलेक्टेड है क्या, बकवास कर रहे हैं आके ये तो सब स्ट्रैटेजी बताइए, वो कीजिए। बट बिलीव मी, इट बिकम्स रियली टफ। मेरा 6 अटेम्प्ट था, टुक मी 7 years टू क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर आपका मोटिवेशन सही नहीं है तो मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको पता ही है कितना स्ट्रेस और डिप्रेशन और वो सब चीज़ें हो जाती है। और सबसे स्पेसिफिकली मतलब 4 बार आई हैव गिवन इंटरव्यू, और उसमें 4 बार मतलब कंट्रोल F करके आप 0 जब आता है तुषार कुमार करके, तो इट रियली मतलब आपको अंदर तक चेक और टेस्ट करता है। और इस बार जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे को तो कंट्रोल F करने की हिम्मत भी नहीं थी, वो तो लकीली फर्स्ट पेज पे ही नाम मिल गया, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग जो आपका मोटिवेशन इस सर्विस को ज्वाइन करने का सही होना चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डाउन द ईयर जो अभी जैसे आपके उन्होंने बताया कि सोशल रिकॉग्निशन हम देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट वांट टू डाइल्यूट दिस सर्विस, और होना भी चाहिए। जैसे से कंट्री डेवलप होगी, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इज गोइंग टू टोन डाउन। आप जस्ट एक इनेबलर रहेंगे, जो सिविल सर्वेंट वाली बात है, जो सर्वेंट वाला एस्पेक्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और सिविल वाला कॉन्सेप्ट कम होना स्टार्ट होगा, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट एम्पावरिंग। आपका प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा, लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपका रेलेवेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो सोशल जो रिकॉग्निशन है वो ग्रेजुअली टोन डाउन होता रहेगा। देख भी रहे हैं बहुत सारी सर्विसेज को उन्होंने हटा भी दिया है, वो भी कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट होना कि आप व्हाट आर यू गोइंग टू डू। जैसे उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि अगर आप पुलिस में हैं तो इंटरेक्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, करप्शन का भी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। तो दिस थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सर्व पीपल, और डाउन द ईयर 30 years ये कैरियर बहुत अट्रैक्टिव रहने भी नहीं वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर मोटिवेशन शुड बी राइट, दैट शुड बी टू सर्व द पीपल, टू एक्ट एज एग्जीक्यूशनरी विंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर ए वेलफेयर स्टेट। तो एज एग्जीक्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, वो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए रादर देन रिकॉग्निशन। और बिलीव मी, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है अबाउट दिस सोशल रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी स्मॉल मिनिस्कल पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत ही वैसे जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं उनको बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिलता अपर हायरार्की में भी, बिकॉज एनोनिमिटी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड दिस फ्रॉम द रेड फोर्ट इटसेल्फ कि एनोनिमिटी इज वन थिंग दैट अ सिविल सर्वेंट रिक्वायर्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे आप लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और सेकंड जो वो पॉइंट है कि मोटिवेशन के साथ साथ कि डोंट मेक दिस एग्जाम योर लाइफ। मतलब आई विल ट्राई टू स्पीक ट्रूथ्स अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज मेरा काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन भी रहा है। 7 साल की जर्नी बिकम्स वेरी वो, और एस्पायरेंट कम्युनिटी में ही आप लोग रहते हैं, सबसे इंटरेक्ट भी करते भी हैं। तो आई हैव सीन पीपल जो बहुत ज़्यादा इसको अपनी लाइफ से जोड़ देते हैं एग्ज़ाम को, तो दैट डजंट हेल्प, एक्चुअली दैट डजंट हेल्प। तो इस चीज़ पे आप लोग भी फोकस रखिएगा। तो फॉरमोस्ट ये पॉइंट ये भी है कि आपने कभी भी अपने ग्रेजुएशन ईयर से कभी आप वो मत कीजिए, बिकॉज ग्रेजुएशन इज समथिंग दैट इम्पार्ट स्किल इन यू। और एट द एंड अगर आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट भी बनेंगे ना लाइफ में, तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए
then only you are going to succeed in the exam, या as succeed as a civil servant also. ठीक है, तो that helps. तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए. जैसे आप अगर ओपन न्यूज से भी कर रहे हैं तो हमेशा ट्राई टू लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स. डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे फिर आ जाते हैं. व्हाट इज दिस एग्जाम? तो सेकंड पार्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट कराना चाह रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू नॉर्मलाइज द दिस एग्जाम. अब नेक्स्ट पार्ट इज दिस अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम. कि आपका मोटिवेशन क्लियर है, आपको रियलाइज हो गया कि यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट. तो नेक्स्ट पार्ट इज ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, कि व्हाट एग्जाम डिमांड्स फ्रॉम यू. और ये पार्ट अगर आपने कर लिया ना तो उसके बाद बहुत ही सिंपल है. बहुत ही सिंपल है इस एग्जाम को क्रैक करना. बिकॉज कोई भी टॉपर अगर आएगा ना आपको 4-5 बातें हमेशा बोल के जाएगा और वो यही 6 वर्ड्स बोलेगा. फोकस ऑन सिलेबस, PYQs देखिए, नोट्स बनाइए, कुछ फंडामेंटल बुक्स हैं वो फिक्स है, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड एवरीथिंग, NCRTs पढ़िए और फिर नोट्स बनाए, इसको कंसाइज करके रिवाइज कीजिए और आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए. कुछ और आपके कोई किसी इतने टॉपर स्टॉक आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, कोई और ये 5 वर्ड के अलावा कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता ना. तो ये 5 वर्ड ही तो सबने फॉलो किए हैं. येट फ्यू थिंग्स आर फ्यू वो आर टॉपर्स एंड फ्यू आर, मतलब इतना रिजेक्शन रेट एंड टफ एंड एवरीथिंग इज देयर. एग्जाम तो बेसिकली यही चीज़ें हैं वो कर, है ना. तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट द एग्जाम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू एंड हाउ यू शुड गो फॉरवर्ड. तो बहुत लोग अब नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाए इसका नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है. मैंने कुछ भी ऐसा लिखा ही नहीं है वो करके. अच्छा आप खड़े होइए, खड़े होइए. अरे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इंटरेक्टिव हो. Hello sir, myself hello. Payal Agrawal. Okay, your background? Sir, from arts background, from my hometown, means from Odisha state. Okay, you are from Odisha. Okay, Yes. So this is your first attempt? आपने attempt No वगैरह दी? sir, I'm not eligible for the exam. It's means my not- attempt is in 2025. It's my You are yes to sir. 2025. Yes sir, because of my Okay. age. Okay. So why do you want to? First हम आप पे फिर first point पे आ जाते हैं motivation सर पे. एक्चुअली मैं सोच रही थी बोलूँ, फिर नहीं बोली मैं. बोलिए अगर बोलिए. मैं चाइल्डहुड ड्रीम बोलूँ तो बहुत सारे जन हंसेंगे. लाइक मेरे को भी ऐसा लगा था कि ये कोई कंप्लीट आंसर है क्या. बट जब मैं 4th 5th में पहुँची और लाइक मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो बहुत छोटा सा एरिया है. वहाँ पे जब भी हम कहीं जाते थे तो बहुत सारे लोगों को देखते थे. कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी. तो मैं हमेशा मम्मी से यही बोलती थी कि ऐसा क्यों, मतलब कुछ को क्यों मिलता है और कुछ को क्यों नहीं मिलता. तो वो मुझे बताती थी कलेक्टर के बारे में. तब मतलब मोस्टली वहाँ पे सब कलेक्टर के नाम से जानते हैं, कोई DM SDM ऐसा कुछ नहीं जानता. तो मैं बोलती थी होता क्या है ये कलेक्टर, मतलब बड़े होके हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तो देखते हैं क्या होता है. फिर 10th हुआ. 10th के बाद फिर मम्मी देते रहते थे थोड़ा थोड़ा कलेक्टर का ज्ञान, कि कलेक्टर ऐसा होता है, उसके काम ये होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, ये वो. फिर जब मेरा 12th हुआ कॉमर्स से, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेहनत करनी है मुझे तो फिर मैं इसी में जाती हूँ. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास एज है और मेरे पास ट्राई करने के लिए टाइम भी है. एंड मेरी मम्मी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बिकॉज मेरे पापा हैं नहीं, और उनका जो ड्रीम है वो मेरे से ज़्यादा बड़ा है कि वो मुझे IAS बनते देखें. तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब रूल्स एंड चेंज द सोसाइटी, मुझे IAS बनना है. Nice. Good. काफी. नहीं. So second point पे, first point में चलिए you score 10 out of 10. Second point बताइए कि अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, कब से आप प्रेप कर रहे हैं? सर मैंने जब आर्ट्स चूज़ कर लिया +3 में, मतलब उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया था और हिस्ट्री इलेक्टिव लिया था. तब मैं सिलेबस वगैरह देखती थी, फिर NCRTs मैंने लेके आई. और NCRTs से मैं कनेक्ट इसलिए भी थी क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती थी घर पे, तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था सोशल साइंस करना. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो फ्लिप करते हैं हिस्ट्री वगैरह में, तो मैं उन्हें समझाती थी कि तुम ऐसे नोट्स मेकिंग करो, ये करो वो करो. तब मम्मी को पता चल गया था कि हाँ इसे इंटरेस्ट है, इसे बोरिंग नहीं लगती ये चीज़ें. तो वो इतना बड़ा स्टेप लिए कि हाँ इसे आगे यही पढ़ाना है, वरना वो मुझे दूसरी फील्ड में भी डाल सकते थे. वैसे मैंने एग्ज़ाम को समझा, सिलेबस देखा, NCRT कंप्लीट करी, फिर मैं यहाँ आई. क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरे को सबने
नो किया था कि तू बहुत बड़े जगह पर जा रही है और बहुत छोटे जगह से जा रही है, तो तू अपना बेस बना कर जाना, क्योंकि वहाँ पे सर तुझे डायरेक्टली कुछ भी बोलेंगे तो तुझे नहीं समझ आएगा। तो अगर बेस कंप्लीट करके जाएगी, नोट्स बना कर जाएगी, तो वो तेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गुड गुड गुड। ठीक है, तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने सिलेबस तो पढ़ लिया होगा एग्जाम का अच्छे से, यू नो एवरीथिंग अबाउट कि व्हाट इज देयर इन द प्रीलिम्स, व्हाट इज देयर इन द मेंस, हाँ सर, एंड व्हाट इज, अगर इन मेंस क्वालिफाई हो गया तो व्हाट दे आर आस्किंग गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू। ऑलमोस्ट नॉट 100% श्योरली नहीं तो बट द थिंग इज अब यही हो कि अगर आपने अटेम्प्ट लेना स्टार्ट कर दिया है तो डोंट गो बाय व्हाट मीडिया एंड एवरीथिंग इज सेइंग कि क्या किसने क्या बोल दिया सेकंड में। यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस बाय योरसेल्फ। खुद से जाइए, खुद से समझिए, और सिलेबस के साथ साथ सिंपल सी बात है, ऐसे अगर देखा जाए तो यूपीएससी इज वेरी बिग हाइप कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एट द एंड ऑफ द दिस एग्जाम इज अबाउट दिस थिंग्स ओनली। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने सिलेबस क्यों लिखा है यहाँ पे, सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज, हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। बहुत लोग ये नहीं करते, और ये मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि मेरी खुद की जर्नी रही है। अगर मेरे को 7 ये साल लग गए इस चीज़ को कंप्लीट करने में, तो डैट वाज कि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने भी इसी हाइप में आके दे दिया था। मैंने PT 65 पढ़ लिया, उस बार का प्रीलिम्स ऐसा आ गया और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया मैं, तो मेरे को लगने लगा वाह यार ये तो बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत वो है करके। बट द थिंग इज कि नो, मतलब मैंने समझा ही नहीं था एग्जाम को, समझने में फिर मुझे इतना टाइम लग गया, और जब मैं समझा तो देन इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। ओके, सो यू कैन सेट। ओके, तो द थिंग इज यू कैन सेट। आप में से कोई ऐसे भी जो ना पहले अटेम्प्ट्स वगैरह दे दिए हैं कि सब फर्स्ट अटेम्प्टर्स है? आपने दिया हुआ कितना अटेम्प्ट? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट सर जस्ट ग्रेजुएशन के बाद था, और इस साल का मैंने दिया अटेम्प्ट। इस साल का अटेम्प्ट एक्चुअली मैंने घर पे रह के दिया था, तो ओके फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब इसका रिक्वायरमेंट शायद घर से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं, यूज कोचिंग एज योर सप्लीमेंट्री थिंग कि बिल्कुल कोचिंग डू हेल्प्स कि मटेरियल कंसाइज हो जाता है, आपको एक जगह रेलेवेंट मटेरियल मिल जाता है, टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। बट द थिंग इज यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको जरूरत क्या किस चीज़ की है, और क्योंकि आप लोग सारे फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एवरी टॉपर हैज अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ देम। चीज़ें यही सेम है लेकिन सबकी पर्सनल स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। इट्स नॉट अ लीनियर जर्नी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको हेल्प करती है। सारे सब मतलब स्ट्रैटेजीज तो आपको सबकी पता है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट द थिंग इज देयर इज एन मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एक लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है, जिसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सब की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सबकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उसके कारण एग्जाम के दिन कुछ प्रेशर हो जाता है, बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एग्जाम, अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया, सेकंड इसमें हो गया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस एग्जाम में एंट्री ले रहे हैं। यू नीड, अगर आपको कोई भी बैटल जीतना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ओपोनेंट कौन है, बैटल फील्ड कैसा है, एंड एवरीथिंग। मतलब ये हिस्ट्री में पढ़े हो ना, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में क्यों लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज इट हैज़ द जोग्राफिकल एडवांटेजेस, इसीलिए वहाँ पे लड़ाई करने के लिए वो किया जाता था। सिमिलरली यहाँ यूपीएससी में भी ये चीज़ है, फर्स्ट यू नीड टू नो योर ओपोनेंट, यू नीड टू नो योर बैटल फील्ड। और वो चीज़ कहाँ से आएगी, सबसे आप यू नीड टू वर्क ऑन योर सिलेबस, यू नीड टू वर्क ऑन द पीवाईक्यूज। आपको समझना होगा। एक ये प्रीलिम्स में हमेशा चलता है ना टिप्स ट्रिक्स वाला कि ये इलिमिनेट कर दो, 2 रहेगा तो मैच द कॉलम में 2 सही होगा, फैक्ट्स दिया है तो गलत पूछा होगा। ये चीज़ें टिप्स ट्रिक कहाँ से आ रही है, ये पीवाईक्यूज के एनालिसिस से आती है। मैंने कोई टिप ट्रिक्स कभी फॉलो नहीं की थी, येट आई क्लियर्ड ऑल द 6 प्रीलिम्स बिकॉज मेरी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह पे बहुत कमांड था कि समवेयर आई डिड न्यू कि यूपीएससी क्या मैं पूछना चाह रही है। एक चीज़ें होती है कि जनरली मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ बहुत सारी कोचिंग में, पीवाईक्यू मतलब ये प्रीलिम्स क्वेश्चंस वगैरह बनाए, तो फोकस होता है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराने पे कि आपका फैक्ट्स अंडरस्टैंड करिए। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग योर नॉलेज बेस आपका कितना अच्छा है। तो अगर आप कोर चीज़ें मतलब आपकी बहुत स्टैटिक, बहुत स्ट्रांग है, आप न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, नॉट कि न्यूज़पेपर के नोट्स वोट्स बना रहे हैं, वो बहुत बल्कि हो जाएगा, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। बट हाँ, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है
तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स, बिकॉज वो तो बस एक एक्सेप्टेंस फेज है ना. इट मेक्स यू एलिजिबल टू मेक यू एलिजिबल फॉर द मेंस. एंड दिस मेंस इज मेंस वाला जो फेज होता है सेकंड. मैं 3 प्रोसेस यहाँ लिख देता हूँ. दिस इज द रियल एग्जाम एक्चुअली. जो मेंस का फेज होता है वही आपको डिसाइड करेगा कि आपकी क्या रैंक आनी है, क्या कुछ होना है. पर्सनैलिटीज मतलब फिर फाइनली चेक करती है पर्सनैलिटी टेस्ट कि आपको सर्विस वगैरह क्या मिलेगी, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द मेंस एग्जाम. ठीक है, तो यू नीड टू मग अप द होल सिलेबस दैट इज देयर, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी. बट मेंस का तो आप कर ही लो. व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क वाज कि अगर आप कहीं से भी अगर कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यू नीड टू नो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है. बहुत चीज़ें हो सकती है कि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल रहेगा, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बट क्या वो रेलेवेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. कि आपको अपनी चीज़ें जो नोट्स बना रहे हैं और उन नोट्स को कंसाइज करना है, तो किस बेसिस पे करेंगे, इन दोनों के बेसिस पे. सिलेबस क्या पूछा जा रहा है और पीवाईक्यूज क्या पूछा जा रहा है. और बिलीव में अगर आपने ये चीज़ सिलेबस और पीवाईक्यूज वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर ली ना, तो एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ. अलग है ऐसे मैं माइक पे बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग क्लेम करेंगे कुछ भी बातें बोल रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ. कोई भी आपको यही चीज़ें ही बताएगा कि हाउ टू हो. तो सेकेंड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार इस चीज़ को वो करूँगा. अगर आपने अपने ओपोनेंट को समझ लिया, अपने बैटल फील्ड को समझ लिया, तो बैटल इज नॉट गोइंग टू बी दैट फार दैट टफ. हिस्ट्री, वापस से हिस्ट्री में एग्जाम्पल जाएंगे. जो बैटल ऑफ प्लासी जो कहते हैं ना, इट्स अ बैटल इन द नेम. ब्रिटिशर्स ने पहले ही सब चीज़ हैक कर लिया था. तो यू ऑल्सो नीड टू वो दैट स्ट्रैटेजी, यू नीड टू हैक योर बैटल. तो हैक टू बैटल आपको अपने हर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो तीसरा पार्ट जो आ जाता है वो है प्रोसेस. अब लोग क्या करते हैं, वो सीधा इसी पे जंप करते हैं, इन दोनों चीज़ को स्किप मार देते हैं, सीधा प्रोसेस पे आ जाते हैं कि भाई मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, और सीधा तैयारी पे आ जाते हैं. फर्स्ट सेकंड पार्ट को हमेशा स्किप कर देते हैं, और कोई भी नहीं आता है. प्रोसेस से आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह स्टार्ट हो जाती है. बट फर्स्ट सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मोटिवेशन सही होना चाहिए, आपको एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब आप हो जाते हैं थर्ड प्रोसेस पे. वैसे आप में से कोई ऐसा भी है जो जॉब वॉब छोड़ के आया है? खड़े, अरे आप शर्मा क्यों रहे? ये तो अच्छी बात है कि आप जॉब वॉब में थे, आपको काफी एक्सपोजर है चीजों का. गिव हिम द माइक. हेलो सर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज है. ऋतुराज, अच्छा. Yes. क्या बैकग्राउंड रहा आपका? मैं एनआईटी पौंडीचेरी से ही मैकेनिकल Nice, इंजीनियरिंग पास nice. आउट हूँ. तो मेरे को जस्ट जनवरी में प्लेसमेंट हुआ था और 2023 पास आउट हूँ मैं. नाइस. तो उसी में जॉब लगा था मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख. 12 लाख सिटी. हाँ. ओके, नाइस. और फिर वो उसकी ज्वाइनिंग एक्चुअली अक्टूबर में है, पर अभी तक मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया. अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं किया, बट आपकी जॉब लगी हो करके, तो आपका इधर ही आने का मोटिव? हाँ. या आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, या मतलब कि पूरा मन बना लिया कि नहीं एग्जाम ही देना सिविल सर्विसेज? अभी तो मन बना लिया. ओके. तो कैसे प्रेप करें? जॉब अब छोड़ के प्रेप स्टार्ट कर देंगे? तो अभी तो पार्शियली डिसाइडेड हो वो यहाँ पे देख के. ओके. और मैंने इस बार का अटेम्प्ट दे दिया था. मैं मतलब जनवरी तक मेरा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो गया था, तब प्लेसमेंट लग गया. उसके बाद शुरू किया मैंने तो फरवरी महीने से स्टार्ट किया, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक. और उसके बाद अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ क्वालिफाई, तो उसकी वजह से इधर आ गया फिर. ओके. नहीं, मतलब ये चीज़ तो बहुत रहती है, एवरीवन ट्राइज कि हाँ मतलब एक बार अटेम्प्ट दे दूं और अंडरस्टैंड कर लूं एग्जाम वो करके. नहीं, एक्चुअली मेरे को लगा था कि 3-4 महीने में हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर, पर नहीं, आइडिया है कि हो भी सकता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं फिर? पर एग्जाम तो मेंस है. तो मैं 3 महीने में मेंस का करने की सोचा था फ्रैंकली. ओके. पर इसमें मतलब आके जब प्रीलिम्स दिया तो उन्होंने थोड़ा पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज किया था. मतलब वो ओनली 1 ओनली 2 वाला
नहीं वो फिर वही अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आप फिर क्वेश्चन में चले गए, ओनली वन ओनली टू। वो जो नॉलेज चेक करना चाह रहे थे तो सेम चीज ही थी। हाँ हाँ वो सेम चीज ही थी, द नॉलेज दे वांटेड टू चेक एंड एवरीथिंग, वो सेम चीज थी। उनका पैटर्न क्वेश्चन का वो डिफरेंट हो गया, द वे दे वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन वो डिफरेंट हो गया। ओवरऑल एम तो यही था कि एक बेसिक नॉलेज हो कैंडिडेट में, ताकि दे आर मेड एलिजिबल टू राइट द मेंस, है ना। इट्स नॉट कि प्रीलिम्स के पीछे भागेगा तो हमेशा कट ऑफ वाली रेस में रह जाएगा। हो सकता है आपका 1 या 2 बार ना हो, प्रीलिम्स इज ए सब्जेक्टिव एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम है, बहुत सारा लक फैक्टर वगैरह काम करता है, 1-2 अटेम्प्ट पे नहीं हो। लेकिन इफ यू हैव द राइट नॉलेज, अगर आपने वही फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम को अच्छे से समझा है तो यू वोंट टेक मच टाइम इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। 1 अटेम्प्ट हो सकता है, 2 अटेम्प्ट हो सकता है, उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो मतलब मे बी शायद आपका हेड स्टार्ट गलत था। जैसे आपने आपके केस में भी ये है कि आपने ये आके एग्जाम दे दिया, मेरे केस में भी था, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ओपनली बोल रहा हूँ कि मैंने भी जैसे एग्जाम दे दिया था, मैं वहाँ पे लकी या / अनलकी बोलिए, क्योंकि मैं मेंस के लिए तो रेडी नहीं था। लकीली मेरा प्रीलिम्स निकल गया, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर द मेंस। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे, डोंट रश टुवर्ड्स इट। फर्स्ट यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन फर्स्ट मोटिवेशन। ठीक है, आप लोग आए हैं तो आपका मोर और लेस सबका मोटिवेशन सही होगा, बट जरूर एक बार टेस्ट कीजिएगा, इज योर मोटिवेशन राइट। एंड सेकेंड की अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम बिफोर गिविंग एनीथिंग, क्योंकि देखिए कुछ भी रहे, आपने जैसा भी अटेम्प्ट दिया, कुछ भी दिया, लेकिन अगर एक फेलियर जो होता है, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस टाइप से बना है कि फेलियर हम लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। मतलब आप लोग क्रिकेट फैन है, आप लोग कौन सी आईपीएल में है फेवरेट टीम? सीएसके, आरसीबी। देखिए लॉट ऑफ आरसीबी फैन इज देयर, मैं भी आरसीबी फैन रहा हूँ, और मेरे को लगता है रिजल्ट से 2 दिन पहले ही आरसीबी हार गई थी डिस्पाइट कोहली सेंचुरी, एंड दैट वाज रियली कितना हार्ट ब्रेकिंग था। एंड दैट सीन जिसमें आवर कोच कोहली कैप नीचे करके बैठे हुए थे, आई थिंक एवरीवन हैज सीन दैट सीन। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, यू आर गोइंग टू फेल, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न। विराट कोहली के लाइफ में भी वो फेज आया था 3 साल व्हेन हिज करियर वाज रियली डाउन, लेकिन ही नेवर कभी पीछे नहीं हटे वो करके हमेशा, क्योंकि उनका मोटिवेशन क्लियर था। ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू, क्रिकेट इज हिज लव, ही न्यू कि उनको मजा आता है क्रिकेट खेलने में, और दैट्स व्हाई ही कैन डू दैट। और उन्होंने अपना डिसिप्लिन हमेशा सस्टेन किया, है ना। तो अगर हाँ बोलिए सर, एग्जैक्टली 4th अटेम्प्ट या 5th अटेम्प्ट के बाद जब आपने देखा कि नहीं हुआ है, तब आपने मतलब हाँ उस चीज पे भी आएंगे, दैट्स अ सिस्टमैटिक, वो उस चीज पे भी आएंगे। अभी तो आप लोग सारे यहाँ फर्स्ट अटेम्प्टर्स ही हैं, फर्स्ट वो है, आप एक वो मिले और भी ऐसे वो मतलब। अच्छा ये चीज बताइए कि क्यों हमने प्राइवेट सेक्टर जॉब, इतनी अच्छी जॉब भी लग रही है, आपने इंजीनियरिंग भी की है, उसके बाद आप इधर आ रहे हैं, यू आर नॉट प्लानिंग टू जॉइन द जॉब, आई थिंक, है ना। आप सब चीज छोड़ के वो करेंगे। चलिए ऐसे बहुत बुरा लगेगा, बट मान लीजिए आपका नहीं हुआ तो 2-3 बार भी नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत ही ऐसे डार्क क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड हो, बट समवन हैज टू शो द दिस पार्ट आल्सो टू दे। इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा अब तक जितना दिखा है, भले एमबीए कर लूं वगैरह कुछ कर लूं तो कुछ हो ही जाएगा। ओके नाइस, ये एग्जैक्टली ये चीज वो है कि द पॉइंट इज, चलिए प्रोसेस में एक चीज है कि चलिए वो हाउ टू सक्सीड, जो स्ट्रैटेजीज होती है कि एकेडमिक स्ट्रैटेजी, अपार्ट फ्रॉम जो नॉन एकेडमिक चीजें भी होती है लाइफ में, तो डोंट, जो नॉन एकेडमिक चीजें हैं कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मतलब कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि प्रायोरिटी शुड बी योर, अगर आप एग्जाम में आएंगे तो प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडीज, बट अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया एग्जाम को और उसके हिसाब से रूटीन बनाएंगे, डिसिप्लिन बनाएंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप नॉन एकेडमिक चीज को भी परसू कर पाए। सर आई जस्ट वांट टू आस्क, अगर 3 महीने यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद वहाँ वापस अगर जॉब ज्वाइन कर लिया तो पार्शियली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चलिए ये डिस्कशन हो गया तो मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा, और बस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप बैठिए। कोई और हैं जो मतलब जॉब वॉब करके छोड़ के आए हैं? देयर इज एनीवन एल्स? Hello sir, I am Aditya sir, Okay. and I have done my graduation from NIT Jaipur. Nice. Yeah, and sir then I joined a company in aerospace division of Wipro
Wipro, and I worked there for 2 years, and then I quit the job and I came here, sir. Okay, so what was the reason for you to quit the job? Sir, everything was good, but मेरे अंदर से जो फीलिंग थी वो शुरू से ही इधर आने का था, तो इसलिए मैंने। Okay, क्यों, मतलब इधर ऐसा क्या अट्रैक्टिव लगता है आपको? सर कई चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, मतलब जो आप करना चाह रहे हो एक्चुअली में। Okay. दैट वाज द मेजर रीजन आई क्विट द जॉब, सर। क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी सही था, और सर आई थिंक आई एम सीवरिंग, No, you are audible. या तो दैट वाज द मेजर रीजन सर आई क्विट द जॉब। और उसके बाद एक और रीजन है कि सर मेरे घर में सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में है, Okay, okay. तो उनका मैं लाइफ जो दिस इज द फैक्ट। हाँ नहीं, तो बिल्कुल, definitely. फिर उन्होंने घर वालों भी सपोर्ट किया कि मतलब यू शुड ट्राई फॉर 1 ईयर 2 ईयर, यदि चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो देन यू कैन कंटिन्यू योर जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। Okay, sure. या ठीक है, नाइस। ठीक है, तो इससे मतलब आई थिंक व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट यू आउट इज कि हो सकता है कि मे बी यू मे नॉट बी एबल टू सक्सीड इन द एग्जाम, और हो क्या सकता है, दिस इज एक्चुअली, अगर आप मैथ्स लगाएंगे तो दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट कि इतने सारे बच्चे बैठते हैं, एट द एंड 1000 सिलेक्शन ही हैं एट द एंड। मतलब प्रीलिम स्टेज में आपका नहीं होगा, मेंस में नहीं होगा, इंटरव्यू में नहीं होगा, जितना ऊपर जाके नहीं होगा उतना ज़्यादा आपका लॉस, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग और ज़्यादा डीप डाउन होते चले जाएगा। तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग यू, इट इज़ द फैक्ट, आई एम जस्ट स्टेटिंग द प्लेन फैक्ट। तो डोंट मेक दिस एग्ज़ाम योर लाइफ कि मतलब ये होगा तभी कुछ होगा, नहीं होगा नहीं होगा। सैडली मतलब हम सबने न्यूज़ तो देखी होंगी कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको प्रीलिम्स शायद लेट हो जाते हैं, नहीं देने दिया जाता, एंड सैडली वन ऑफ मतलब एक फ्रेंड का ही फ्रेंड था, ही ऑल्सो, उसने सुसाइड भी कर लिया था क्योंकि उसको प्रीलिम्स देने से रोका गया था। तो द थिंग इज़ कि क्या एक एग्ज़ाम, मतलब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, किसी आदमी के विल पे डिपेंडेंट है कि वो आपको नहीं देने देगा एग्ज़ाम, और देन यू हैड मेड इट योर लाइफ एंड एवरीथिंग। तो जैसे आपका भी था, उनका भी था, देयर इज़ अ प्लान बी रेडी फॉर एवरीथिंग कि यू वांटेड टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम, आपका मोटिवेशन सही था, आपने समझ लिया कि क्या एग्ज़ाम है, कैसे है, क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, और बेस्ड ऑन दैट आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, आई हैव टू डू दिस एग्ज़ाम। बट डू अंडरस्टैंड कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू बी योर लाइफ। आगे हो सकता है कि अगर आपको सर्विसेज मिल जाए, आईएएस बन जाए, तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग्स वगैरह ऐसी हो, आपका पॉलिटिकल सिंक नहीं बैठा तो आपको ऐसी पोस्टिंग देना स्टार्ट कर देंगे कि जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। देन मे बी आपको फिर खुद की चॉइस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे कि इतना कुछ मैंने किया और फिर इसके बाद मेरे साथ ये हो रहा है, और दिस इज ऑल्सो फैक्ट। तो इसीलिए साथ साथ साइमल्टेनियसली जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ उसमें ये अंडरस्टैंड कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एक नॉन एकेडमिक चीज़ होता है। नॉन एकेडमिक क्या, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर फैमिली, you have your hobby to follow, and you can also learn a thing or two, मतलब skills वगैरह ये करके। बहुत लोगों की बहुत हॉबी होती है, स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड हॉबी। स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है, जैसे अभी आरसीबी उसमें वो दिखाया, हारना सिखाता है, एंड हाउ टू गो बैक अगेन। हार गए तो उसके बाद डिफरेंट उस पर किया जाए। मतलब आरसीबी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो एबी डिविलियर्स थे, वो तो सब मल्टी टैलेंटेड वो थे, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स खेलते थे। तो थिंग इज कि जितनी अच्छी हम अपनी पर्सनैलिटी बना पाएं, जितना अच्छा स्किल बना पाएं, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन मेंस एज वेल इन द इंटरव्यू प्रोसेस। दोनों में हेल्प करेगा, बिकॉज रोट लर्निंग इज समथिंग जो इसे ये एग्जाम आपको कभी सक्सीड नहीं करवाएगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी डिफरेंट। तो डिफरेंट आप कब होंगे, जब आप साथ साथ एक पर्सनैलिटी भी अपनी डेवलप कर रहे होंगे। मैं अगेन फिर से डिस्क्लेमर दूंगा, कोई आपसे ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेगा। I have felt this, I have experienced this, I have gone through a lot of things, that's why I am sharing these things with you. बाकी strategies, toppers things वो भी हम लोग 5 मिनट डेवलप डिस्कस कर लेंगे, how I did things different। तो हाँ, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जैसे मेरे 5 अटेम्प्ट्स हो गए थे, मैंने 4 बार इंटरव्यूज दिए एवरीथिंग, और बीच में कोविड का भी टाइम था, तो दैट वाज लास्ट अटेम्प्ट वाज 2020 वाला।
तो उस समय मतलब थिंग्स कैन गो हेवायर. कोविड वाज अ टाइम की ब्लैक स्वान इवेंट एकदम अचानक से आ गया, एवरीथिंग वेंट टू मतलब एकदम टोटल केओस एंड एवरीथिंग. और उस समय फिर मेरा हो भी नहीं रहा था, तो थिंग्स बिकेम एकदम डिफरेंट. हाउ टू कोप विद दिस, व्हाट आई डिड कि लकीली मैंने स्टेट सर्विसेज दिया था. इन दैट केस आई बिकेम दैट वाज अब की अगर 4 अटेम्प्ट हो गए थे नहीं हो रहा था, तो देन मेरा प्लान भी हो गया कि स्टेट सर्विस देके मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ. तो स्टेट सर्विसेज मैंने दिया. मेरा थोड़ा आउटलुक चेंज हुआ जब मैं ग्राउंड पे फील्ड पे काम किया, लोगों से पब्लिक इंटरेक्शन किया. तो फिर जो फर्स्ट पॉइंट था ना मोटिवेशन, दैट अगेन रीइग्नाइटेड कि द थिंग इज कि हाँ मतलब आई वांटेड टू डू दिस थिंग ओनली. अगर आप स्टेट सर्विस में होता है तो आपका फील्ड एक्सपोजर और ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा होता है. देन आई रियलाइज कि दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू. देन जब मेरा मोटिवेशन फिर से रीइग्नाइट हुआ तो आई अगेन वेंट टू द सेम प्रोसेस, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम. मेरे केस में था कि मेरे पास खुद के 5 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपनी मार्कशीट्स देखी, अंडरस्टैंड किया कहाँ मैं गलती था, अलग अलग मार्क्स कंपेयर किए एंड एवरीथिंग दैट आई डिड. तो रियलाइज किया कि नहीं, दिस एग्जाम इज अबाउट, देयर इज अ बाउंड्री इन द एग्जाम, दैट इज द सिलेबस, दैट इज द PYQs. पहले मैं क्या करता था, बहुत सारे सोर्सेज पढ़ता था, कुछ नया कुरुक्षेत्र आया, योजना आया, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट आई वो भी पढ़ लिया. बट क्या फायदा अनलेस अनटिल यू आर रिलेटिंग इट विथ योर सिलेबस, और कि वैसा क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं. अगर मेरे अटेम्प्ट ने जो इस अटेम्प्ट मैंने सक्सीड 2022, आई थिंक करंट अफेयर्स से हर पेपर में 2 से 3, इनफैक्ट GS2 या GS3 में 2 से 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे. इट वाज ऑल अबाउट स्टैटिक कंपोनेंट, और उसमें थोड़ा बहुत यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी टू ऐड करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट, है ना. तो दैट इज द थिंग कि अगर आपका सिलेबस और PYQs ट्रेंड, PYQs गिव यू डेप्थ कि किस एरिया में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है. एंड सिलेबस इज योर बाउंड्री, यू डोंट गो एनीथिंग कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो लिंक इट विद द सिलेबस. वो एक एंकर इफेक्ट होता है ना शिप के लिए, एंकर. तो सिलेबस एक्ट एज द एंकर कि अगर आपने कुछ पढ़ा तो उसको कैसे लिंक किया जाए कि हाँ इस पोर्शन से पूछा जा सकता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेंस या प्रीलिम्स में कुछ भी आएगा वो आपके सिलेबस से आएगा. तो अगर आपको आपकी जो नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कैसे करेंगे, तो इट हैज़ टू बी लिंक्ड विद योर सिलेबस पार्ट. तो वो आपको हमेशा एंकर का काम करेगा. ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स तब हुई जब मैंने एक्सेप्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि समवेयर आई हैड सम लिमिटेशन, समवेयर आई हैड सम वीकनेस, एंड द प्रोसेस की जो एक साइकिल में स्टक होना कि मैं कुछ नहीं कर रहा आसपास, वो नहीं कर रहा और सिर्फ इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ. थिंग्स कैन गो हेवायर एंड कोविड वाज द दैट हेवायर एकदम जिसमें सब चीज़ वेंट टू केओस. तो दैट मे हैपन इन योर लाइफ. और अब तो शायद ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो 10-15 साल बाद वी डोंट नो वेयर वी विल बी देयर और नॉट. तो थिंग इज कि हाँ, तो डोंट मेक दिस एग्जाम योर लाइफ. और अगर आपके पास एक पर्सनैलिटी अपना डेवलप करेंगे, एक प्लान भी हमेशा रखेंगे, तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द एग्जाम एट अ डिफरेंट एंगल और डिफरेंट वो. आप अपना लाइफ नहीं, जब द थिंग इज कि यू हैव ऑल्टरनेटिव थिंग्स टू डू. तो इससे क्या होता है कि आप मतलब एग्जाम में रिस्क ले सकते हैं. एंड दिस एग्जाम इज टेकिंग रिस्क, क्योंकि डिफरेंट रिस्क लिए. ये भी इनफैक्ट कि इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड था मेरा ये अटेम्प्ट की चेंजिंग माय ऑप्शनल एंड फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि सिलेबस पे ही मैं फोकस करूंगा, ये भी करूंगा बेस्ड ऑन कि कितनी इन्फॉर्मेशन वगैरह. दैट वाज आल्सो अ रिस्क, बट आई टुक इट बिकॉज आई हैड अ स्टेबल करियर ऑप्शन कि मेरे पास एक स्टेट सर्विसेज की जॉब भी थी. थिंग तो दैट इज माई बैक. वो अगर मैं इसमें फेल भी करता हूँ तो हैव अ गुड सर्विस जहाँ पे मेरे को अच्छा भी लग रहा है. तो आई वॉज वर्किंग एज अ सब इलेक्शन ऑफिसर, तो इलेक्शन रिलेटेड वर्क था, काम भी काफ़ी अच्छा था. तो उसके और ये चीज़ मेरे इंटरव्यू में भी हेल्प की. जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा फाइनल, वो कि आपने मेंस क्लियर कर लिया आफ्टर ऑल दिस थिंग, पर्सनालिटी टेस्ट में जाएंगे और जब ये देखा जाएगा कि मतलब बहुत ब्रूटल ट्रूथ है, बहुत ब्रूटल वो है कि आप बहुत पहले से ही UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब इतने सीनियर मेंबर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट. दैट्स द ट्रूथ. मतलब दे आर नॉट, मतलब मेरे पहले अगर मेरे 140s में रहे हैं, लास्ट उसमें 154, मतलब आई न्यू एवरीथिंग. मतलब मेरा पर्सनालिटी टेस्ट जब था, जो बोलते हैं कि आप अपने बारे में जानिए, अपने एरिया के बारे में जानिए, एवरीथिंग. माय इंटरव्यू वेंट वेल, येट दे हैव गिवन मी 154 मार्क्स. और दिस टाइम जब विद सर्विस जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो द सेम थिंग, द नॉलेज वाज द सेम, बस दिस टाइम आई हैड द एक्सपीरियंस. तो जो मेरा इंटरव्यू गया था वो इलेक्शन रिलेटेड, उस पर ही गया, इलेक्शन इन बिहार रिलेटेड, हाउ यू विल डू डिफरेंट थिंग. Then it was, I got 187 marks just because I have a job and everything. Because अगर मैं एक
एग्जामिंग पर्सनैलिटी हूँगा, आप सिंपल सी बात कीजिए, और मेरे को एज ए सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करना है, तो विच सिविल सर्वेंट आई विल लाइक, जिसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, जिसका स्किल्स हो जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो, या फिर समवन जो सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहा है, बिकॉज उसका एक्सपोजर तो है नहीं चीज़ों को लेके। तो दिस इज द फैक्ट। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। आई वॉज लकी कि मेरे पास आई एम फ्रॉम ए गुड कॉलेज एंड एवरीथिंग, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी टू डू थिंग्स डिफरेंट। बहुत लोग ऐसा नहीं होती, बट द थिंग इज कि यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर स्किल, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर हॉबीज़। तो नॉन एकेडमिक में हम ऑलवेज रिमेंबर कि एक आपकी सोशल लाइफ होती है, स्किल पे आप हमेशा फोकस कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पे हमेशा फोकस कर सकते हैं। डोंट गिव ऑन दीज थिंग्स। सोशल इज योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, सबके कुछ ना कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, ऑलवेज टॉक टू देम, ऑलवेज टू देम। और फैमिली स्पेशली आपके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देम। उन्होंने आपके लिए मतलब आपको अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ वो किया है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप तुम पढ़ाई करो, वो करो, वो करो। दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग कि उनका एक सपना है वो है, और मेरा बच्चा अगर आगे बढ़े तो वो पूरा हो, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Anyhow, if you want to be a civil servant, you have to be responsible towards your family, responsible towards the society and everything. तो during preparation ही आपको चीज़ शो करना होगा। अगर आप सिविल सर्वेंट भी बन जाए तो आपको अपने स्किलिंग पे हमेशा काम करना होगा। स्किलिंग, द थिंग इज कि अब चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग आ रहा है, तो यू थिंक कि मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट शुड भी, हमेशा बोलते हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है लेकिन कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है। अगर आप नए यंग सिविल सर्वेंट्स हो तो आप हमेशा स्किलिंग पे काम करेंगे तभी रेलिवेंट रह पाएंगे, ठीक है। तो द थिंग इज कि जो आपकी नॉन एकेडमिक लाइफ है कभी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ऑलवेज वर्क ऑन थिंग्स लाइक कि प्लान भी रहे। और जितना आप टाइम एग्जाम को 1 साल में दे रहे हैं ना, अगर 1 साल अपनी स्किलिंग पे भी देंगे तो आपके लिए मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस है। इंडिया इज डेवलपिंग, इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग, प्राइवेट सेक्टर इज डेवलपिंग, तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। और आप तो बहुत सारे वो भी हैं जो आपको अगर पब्लिक उसमें ही काम करना है तो देर आर गुड ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग, मिनिस्ट्रीज, दे आर आस्किंग फॉर पीपल जिनको पब्लिक उसमें इंटरेस्ट हो। तो देयर इज ऑलवेज सच ऑप्शन। और अगर आप इसमें ज्वाइन भी कर लें, इनफैक्ट कि 2019 में आई ऑल्सो वर्कड विद वन ऑफ द एमपीज एज अ फेलो, तो उससे भी काफ़ी एक्सपोजर मिलता है आपको कि द पॉलिसी मेकिंग एवरीथिंग, कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फील्ड, you should have interest of that field. It's not about hype and limelight, it's about policy making, it's about execution, it's about ensuring कि last mile delivery मिले, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो रेलिवेंट रहे विद मॉडर्न टाइम्स। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका सोशल एथिक्स में है एम्पैथी, पैशन एंड एवरीथिंग। तो आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्किलिंग होनी चाहिए, और कुछ हॉबीज होनी चाहिए आप सबकी, वो आगे भी हमेशा काम आएगी। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ठीक है। तो ये हो गया नॉन एकेडमिक पार्ट। कुछ किसी को कुछ पूछना है अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया? एनीवन? कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछ। ये सबका पर्सनल होगा, इट्स नॉट वो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर एकेडमिक्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर academics definitely, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, you have to do better than others, but don't compromise कि सब चीज़ वो खत्म कर दे। के बारे में हम यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ खुद को आइसोलेट कर लो, मतलब ऐसा। टाइम्स आर चेंजिंग। आई क्लियर दिस एग्जाम जब मैं सबसे ज़्यादा एक्सपोज था, मतलब मैं जॉब भी कर रहा था, जो इनका क्वेश्चन था, आई वॉज वर्किंग विद पीपल। गवर्नमेंट जॉब इलेक्शन जब होते हैं तो आप सो नहीं सकते, the things are like that, and yet I cleared this because मेरा ये चीज़ ना, मैं I remotivated myself, I understood the exam, और based on that I focused on this, I made my notes and everything, worked on my fundamental books, और that helped। तो इसके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थिंग्स आर न्यू। आपको नई जब बुक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी वगैरह स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मतलब लगता है कि क्या पढ़ें, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना। थैंक यू। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम स्ट्रैटेजी वाले पोर्शन पे वो करें तो स्ट्रैटेजी तो मोर और लेस आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखिए, एनसीईआरटीज एंड फंडामेंटल जो है
उस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो बेसिकली आपके मेनली देखा जाए तो पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत तो जितना रिवाइज कर सके दैट इज वो। बट GS2 का एक बार सिलेबस भी देखिएगा, तो उससे अगर रिलेट करके पढ़ पाएंगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स कहीं से, इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, तो कहीं से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी एक रेलिवेंट जो भी आपको बेटर लगे। आप लोग तो क्लासरूम स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स अच्छे से, तो ये फैक्ट्स वगैरह पे नहीं, इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट व्हाट हैपन, क्या क्या अच्छा क्लास नोट्स आप बोल रहे हैं, क्लास नोट्स पढ़ने, हाँ मतलब कोई भी जहाँ से आपको इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी दैट वुड हेल्प अ लॉट, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। और इनफैक्ट की मेंस में भी बहुत ज़्यादा पोर्शन इज मतलब वही है, सिलेबस आप जरूर चेक कीजिए तो दैट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, जैसा आपने बोला क्लास नोट्स, तो आप क्लास नोट से कर लीजिएगा वो करके। और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, देन यू हैव हिस्ट्री। हिस्ट्री तो ओल्ड NCERTs पढ़िए, मतलब मैंने ओल्ड NCERTs रेफर की थी, तो यू कैन ऑलवेज गो विद द ओल्ड NCERTs। देन हिस्ट्री में वही ओल्ड जो RS शर्मा और सतीश चंद्रा है वो एंशंट मेडाइवल, और मॉडर्न बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, दैट्स अ गुड वो। अब तो उन्होंने पूरा उसी पे बिपिन चंद्रा पे बेस्ड कर दिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी NCERT है आपकी, एक थीम से एक NCERT है आर्ट एंड कल्चर के लिए भी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, फाइन आर्ट्स बुक, वेरी गुड। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स वाली बुक है, दैट्स अ वेरी गुड। और ये जो आपके बेसिक बुक्स है ना, इनको अच्छे से वो कीजिए, मतलब आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को कंसाइज कीजिए, ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप ज़्यादा इधर उधर सोर्स की तरफ मत भागिए कि इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यू विल एबल टू डू दैट, बिलीव मी। मतलब मैंने 6 टाइम आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, और लास्ट 2-3 टाइम से तो मतलब ये उसके बाद तब जब मतलब मैं इंटरव्यू लास्ट तक फेल कर रहा था और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो मेरी हमेशा कोर स्ट्रेटजी यही रहती थी, कोर पे ही फोकस करने की। इसको बार बार पढ़िए कीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री हो गए, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, और बाकी लोग डिफरेंट बना सकते हैं, बट दिस वाज व्हाई व्हाट आई बिलीव कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट भी कोई एक सोर्स से कर लीजिएगा। एक बहुत पॉपुलर बुक रहती है डिफरेंट, उसकी मैं नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, बट एवरीवन नो इन्वायरमेंट कर लीजिएगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, और एक और ज्योग्राफी तो आप NCERTs कर लीजिए 9 to 10th, दैट इज सफिशिएंट। GC लियोन भी इज अ गुड बुक, खासकर लैंड फॉर्म्स वगैरह वाला चैप्टर, दैट्स अ गुड, उसमें दिया है। फंडामेंटल तो आई गेस इतना ही है, और कुछ आप लोग के ध्यान में आ रहा है? फंडामेंटल इतना ही है, इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। बट आप जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद सिलेबस वापस से जाएंगे तो देखेंगे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूट गई है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूट गई, और उस चीज़ पे हम लोग फोकस नहीं करते। तो उस पार्ट को यूज इंटरनेट, यूज द कोचिंग नोट्स। ठीक है, तो हमेशा यूज योर कोचिंग मटेरियल एवरीथिंग टू सप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी, मतलब दे कैंट, हाँ हाँ करंट अफेयर्स इसकी यू हैव टू फॉलो, उस पर भी आ रहे थे कि ये उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि द करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। तो कोई भी एक करंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इसलिए चाहिए, नोट्स होता है न्यूज़पेपर इसलिए चाहिए क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है, कि एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट या एस्पायरेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स हैपनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आगे अगर आप फील्ड में भी जाएंगे जितना न्यूज़पेपर से रिलेवेंट लेंगे तो आपको इश्यूज वगैरह के बारे में पता चलते रहेगा, क्या इश्यूज है। दूसरा कि जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, जो भी सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स के स्पीचेस वगैरह देखते हैं या सुनते हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका रोल क्या है, वो सब चीज़ें ज़्यादा से क्लियर होती है, आपकी एक थिंकिंग डेवलप होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इसलिए रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट।
1 घंटा डेली न्यूज़पेपर को दीजिए, आपका वो थिंकिंग डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं तो विजन आईएएस की ही फॉलो करता था कि उससे न्यूज़पेपर पढ़ के जो आपकी मंथली मैगजीन है दैट हेल्प्स टू कंसाइज इन एवरीथिंग, कंसाइज योर नोट्स एंड एवरीथिंग। कि न्यूज़पेपर का नोट्स बनाएगा तो बहुत बल्कि हो जाएगा। ऑलरेडी कोचिंग आर गिविंग यू दैट, तो डू फॉलो दैट, ठीक है। और उसको भी फिर हाईलाइट कीजिए भाई, कंसाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार हाईलाइट कीजिए और उसको छोटा छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। और जब 2-3 बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद सिलेबस रेलेवेंट भी कर सकते हैं आप अपने करंट अफेयर्स वाले नोट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलेबस से आएंगे। तो आप करंट अफेयर्स तो हम पढ़ लेते हैं बट रियलाइज नहीं करते कि उसको यूज कहाँ करें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आने वाले हैं। वही अगर आप पीवाईक्यूज वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कभी, हमेशा कुछ ब्रॉड से क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू यूज योर करंट अफेयर्स नॉलेज टू सप्लीमेंट दैट। तो अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद वो जो नोट्स होंगे उसको फिर आप सिलेबस रेलेवेंट करना स्टार्ट कीजिए कि इस टॉपिक से ये चीज़ आ रही है तो यहाँ पे ये डेटा यूज हो सकता है, ये आइडिया यूज हो सकता है, ये डायमेंशन यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा लॉन्ग वो प्रोसेस हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका, न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन्स, और उसको भी मंथली मैगजीन को कंसाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और सिलेबस रेलेवेंट कीजिए, सिलेबस रेलेवेंट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक वो हो गया। ये आपका प्रीलिम्स का था कोर, वो सिलेबस रेलेवेंट कर दिया तो आपका मेंस का हो गया। फिर नेक्स्ट है आंसर राइटिंग वाला प्रोसेस। फंडामेंटल बुक्स हो गई, पीवाईक्यू देख लो, नोट्स बना लिया आपने, अब आंसर राइटिंग वाला जो प्रोसेस आता है मेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बहुत कोई तोप चीज़ नहीं है। मतलब आप लोग अभी कुछ लिख रहे हैं, किसी ने कुछ आंसर राइटिंग वगैरह एक्सरसाइज स्टार्ट की है? पीवाईक्यूज आप लिख रहे हैं, कौन कितने लिख लिए? ठीक है, ठीक है, पीवाईक्यूज लिख सकते हैं। बाकी आप थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज नॉट कि वो क्वेश्चन आएंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप जो लिख रहे हैं वो अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं। तो आंसर राइटिंग का तो बेसिक स्ट्रेटजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे भी सबसे पहले है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। बेस्ड ऑन दैट आपको अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है। और एक स्टैंडर्डाइजेशन आंसर होता है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉलो कीजिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, और जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो परफेक्टली हाईलाइट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड जैसे पूछा गया कि व्हाट आर द इश्यूज विद समथिंग, तो लिखा दिए इश्यूज विद दिस, और उसको बॉक्स कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, मतलब दिस इज यहाँ पे रेलेवेंट कंटेंट इस एरिया में है। और दूसरा कि कीवर्ड्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्वेश्चन हो गया, कि जितना आप टू द पॉइंट लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट, फाइनल बुक्स हो गई, ये हो गए। तो इसके बाद मेंस को मोर और लेस हो ही गया। बाकी नॉन एकेडमिक वो तो आई थिंक ये वो हो गया। बाकी अब आप लोग का जो भी डाउट वाउट है, वी कैन टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। और अगर आपको कुछ रहा है, कुछ बच रहा है, तो यू कैन ऑलवेज ऐड टू दैट, वी कैन फोकस ऑन दैट। Hello. Yes, sir. Sir, what was your reason for not getting a score in geography optional? What was my reason for not getting score in the geography optional? Yes, sir. Okay, good question आपने पूछा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी जोग्राफी ऑप्शनल जो होता है बहुत ही आर्टिस्ट, मतलब थोड़ा ह्यूमैनिटी साइड का को वो सब्जेक्ट है। रिसेंट टाइम्स में थोड़े ओपन एंडेड क्वेश्चंस आने लगे थे, तो मे बी मतलब मैं उनको बहुत अच्छे से टारगेट नहीं कर पा रहा था, डिस्पाइट ऑल द नॉलेज एवरीथिंग। मेरा एग्जीक्यूशन बहुत क्लियर नहीं था। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि रीसेंट ट्रेंड मैंने बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो काइंड ऑफ आई वाज स्टक इन अ लूप। तो दैट व्हाट आई मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शायद चीज़ें मैंने सारी पढ़ ली थी, सविंदर सिंह ने एवरीथिंग दैट आई रेड एवरीथिंग, शायद मेरा एप्टीट्यूड वाज नॉट राइट। सेकंड वाज द कि मैंने पीवाईक्यूज जब बहुत ओपन एंडेड आने लगे थे, खासकर पेपर 2 में, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, so you have gone to the syllabus and PYQs? Little bit. Little bit. I am telling you again and again, you are doing a very big mistake अगर आप syllabus और PYQs नहीं follow कर रहे हो। उसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, मेरे वीकनेसेस एंड फ्लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, मेरी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा unless until you have yourself gone through that. Understand?
ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शनल, कुछ ऑप्शनल्स आर गिविंग सम मोर डिविडेंड एंड सम आर नॉट। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज कि डू सेलेक्ट योर ऑप्शनल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो है, बट ऑल्सो फोकस कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जाम है, आपको नॉलेज नहीं, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस एग्जाम इज अबाउट बीइंग क्रिएटिव, बीइंग डिफरेंट एंड फॉलोइंग द ट्रेंड। तो इसीलिए मतलब अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अंडरस्टैंड करेंगे वो करेंगे। और आप लोग मतलब मैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद किया था, मैंने ये चीज़ खुद में ये गलती की थी कि मैं एग्ज़ाम में बिना कुछ पढ़े सोचे समझे चला गया, और उसका फिर एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। आई देन डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू वांट कि मैं 5वें 6ठे अटेम्प्ट में जाकर सक्सेस हूँ। एवरीवन वांट्स कि एक अटेम्प्ट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट, और उसके बाद अगर आप स्टक हो रहे हैं तो डू प्लान फॉर ए प्लान बी। और अगर आपका एक ऑल्टरनेटिव रहेगा सोशल आइडिया, स्किलिंग्स एंड एवरीथिंग, कि फ्रेंड्स हमेशा हेल्प करते हैं आपको, कि फ्रेंड्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होंगे, उनका कुछ कनेक्शन होगा, वो होगा, तो दैट विल ऑल्सो आपको एक ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे कि हाँ दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट वो फील्ड। तो इसीलिए उस चीज़ पर फोकस कीजिए। और हाँ, आपके केस में वही कि डू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्जाम। ठीक है, और ऑप्शनल्स भी ऐसा फॉलो कीजिए जो ज़्यादा डिविडेंड गिविंग है। फ्री ऑप्शनल्स आर गोइंग, जैसे आई एम नॉट सेइंग कि हाँ एंथ्रो इज वेरी गुड, बट हाँ फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। बट हाँ इन फ्यूचर हो सकता है कि उसको भी बुचर करना स्टार्ट कर दे। तो डू फॉलो द ट्रेंड कि रिसेंट 1-2 साल में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज द ऑप्शन। बिकॉज ज्योग्राफी में भी 300+ कोर्स आ ही रहे हैं। तो आइडिया इज की उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और जो भी टॉपर्स हैं, कोचिंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू सप्लीमेंट यू। तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज इम्पोर्टेंट अगेन। थैंक यू सर। ठीक है, आपका ऑप्शनल एंथ्रो। ओके चलिए, मैं एंथ्रो, मेरे एंथ्रो में मार्क्स थे 276 मार्क्स थे, 142 इन पेपर 1 एंड 134 इन पेपर 2। तो 276 पीपल हैव आल्सो स्कोर्ड 300+, तो यू कैन आल्सो फॉलो दैट। मेरी प्रिपरेशन वाज सिंपल। मतलब बहुत ही सिंपल सी वो थी, और वापस मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि जो सेकंड पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग द वो। तो मैंने क्या किया था, पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ा, मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखी, व्हाट दे आर डूइंग, PYQs देखे। इन तीनों के बाद पहला वो था कि वेदर एंथ्रोपोलॉजी मैं कर पाऊंगा कि नहीं। कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग बिना उसके मतलब जस्ट डोंट थिंक कि जैसे, मतलब मैंने भी जब ज्योग्राफी लिया था मेरे को लगा था ज्योग्राफी इज अबाउट मैप्स एंड एवरीथिंग वो करके, बट इट्स एन ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, तो बहुत चीज़ें रेलिवेंट होती है। तो ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। गो थ्रू द सिलेबस, सी द टॉपर स्ट्रेटजी, सी PYQs वेदर यू आर गोइंग टू डू दैट और नॉट। उसके बाद जब ये चीज़ हो गया, अब एंथ्रो चूज कर लिया, हाउ टू डू एंथ्रो नाउ। तो सबसे पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, डू द सिलेबस। तो उसके लिए आप टीचर या कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शनल है, इट रिक्वायर्स थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए बहुत कोचिंग की हेल्प हो ही जाती है, अनलेस अनटिल आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड ना हो, कोचिंग की हो जाती है। मैंने दूर शेट्टी सर और अक्षत जैन सर के वो देखे थे, स्ट्रैटेजी हाउ दे डिड इट। बेस्ड ऑन दैट मैंने वो क्या, उन्होंने वैसे बहुत सारी बुक्स वगैरह वो दिया, आपके पास टाइम है तो वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि सर्विस एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो मतलब मैं बुक्स उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था। बट मैंने वही क्लासेस ली थी ऑनलाइन, प्लस अक्षत जैन सर की जो एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बुक थी उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था कि हाउ टू राइट आंसर एंड एवरीथिंग। जो भी नोट्स थे, ब्रेन ट्री का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, बट डोंट गो फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, एट द एंड की यूज देम टू कम्प्लीमेंट योर सिलेबस एंड PYQs। सिलेबस आपको बता देता है कि क्या क्या आपकी बाउंड्रीज है, PYQs हेल्प करता है कि क्या इन डेप्थ वो करना है। ठीक है, तो जो भी आपका मटेरियल है यूज दैट टू कॉम्प्लीमेंट योर सिलेबस इन PYQs। और मतलब मेरा यही था कि बेस्ड ऑन दैट
मैंने PYQs ऑप्शनल में PYQs सॉल्व करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व ऑल योर PYQs, तो इससे आपको मिल जाता है। दैट दिस बिकेम्स माई नोट्स, इसी को मैंने बार बार रिवाइज किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट भी हुए थे, ठीक है। दिस वाज माय बेसिक, मतलब मैंने एक बार जो स्ट्रेटजी, इसलिए मैंने फर्स्ट था उस पर इतना टाइम दिया टू अंडरस्टैंड दिस, कि एट द एंड कुछ भी मैंने किया था उसी चीज़ पे किया था कि व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरीथिंग। आई क्लियर दिस एग्जाम व्हाइल आई वाज इन सर्विस, आई वाज वर्किंग विद पीपल, then only I was able to qualify this exam. उससे पहले I isolated myself, मेरा पूरा फोकस एग्जाम में था। तो आइडिया ये होता है कि अगर आप आइसोलेट कर लेते हैं खुद को ना, तो यू कैन नॉट सी थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। आपको लगता है कि आपने मेहनत की, एवरीथिंग किया, कोई और सक्सीड कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप अपनी वीकनेस और फ्लॉज नहीं देख पाते, बिकॉज आप फिर वो कुएं के मेढक वाला हाल हो जाता है आपका। वो मत बनिए, और वैसी पर्सनैलिटी एज अ सिविल सर्वेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है, ये भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि डाउन द ईयर आपके सर्विस में भी आपको फिर प्रॉब्लम होगी अगर आप सक्सीड भी कर जाते हैं। और सक्सेस इटसेल्फ इज अ वेरी रेरिटी, 0.000%। अगर AIUs बनना है तो एक और जीरो लगा दीजिए। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्सनैलिटी को कभी मोह मत कीजिए, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। और थर्डली ये भी है कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद अब जॉब भी, मतलब जो सर्विस है उतनी लाइमलाइट और वो सोशल रिकॉग्निशन एवरीथिंग अब रह भी नहीं जाएगी डाउन द ईयर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट 3 महीने तक, लास्ट 3 महीने में कितनी होनी चाहिए और अब से कितनी होनी? There is no set formula for this. That's what I am trying to make you understand. You have to find your own way of, लेकिन आपको करनी है आंसर राइटिंग, आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। हो सकता है किसी का बहुत स्ट्रांग हो सकता है किसी का नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने डेली 10-10, 20-20 आंसर लिख रहे हैं, येट दे आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीएस। It's about कि you understand कि what the syllabus is, what they are asking in the PYQs, and whether you are able to write it in the right manner or not. तो आपके पास राइट कंटेंट होना चाहिए, आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की, और आपके पास राइट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आंसर राइटिंग में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे 3 घंटे में जब 20 क्वेश्चन लिख रहे हो तो टाइम बिकम्स अ वेरी बिग फैक्टर। तो इसीलिए अगर आप पहले से चीज़ें करके गए, आपका नोट्स हैं, आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, तो टाइम फिर आपको उतना नहीं लगता, क्योंकि देन यू आर ऑल अबाउट राइटिंग एवरीथिंग। गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, द थिंग इज कि हाँ, कि देयर इज नो सच फिक्स स्ट्रेटजी फॉर एनीवन। इस बार मैं ये बताता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। लास्ट ईयर मेरे मेंस में थे 734 मार्क्स, मैंने 2 टेस्ट सीरीज की थी। दिस ईयर मेरे हैं 826 मार्क्स मेंस में, और मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की है। मैंने बस लास्ट में एक वो डाउनलोड करके खुद से सारे पेपर एक बार लिख लिए थे कि मैं टाइमली सब चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज रेलिवेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले की थी तो दैट हैज़ हेल्प मी, क्योंकि मेरे द थिंग इज कि 5 अटेम्प्ट हुए हैं तो टेस्ट सीरीज है। दिस टाइम आई न्यू कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। द इशू वाज कि आई न्यू अ लॉट, मैंने बहुत चीज़ें लिखी भी थी, लेकिन शायद 3 घंटे में अगर मैं वो कर रहा था तो मेरे मतलब वही अप्रॉक्स हर जीएस पेपर में कुछ 95 समथिंग, 95 to 105 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। बट द आइडिया इज कि अगर आपको एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है, टॉप करनी है, तो आपको 110, 120 पे जाना होगा। तो यहाँ से यहाँ का जो सफ़र है, जो 5-10 मार्क्स का है, दैट इज़ वेरी टफ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर का वो होता है। तो उसके लिए द थिंग इज कि आपके नोट्स वगैरह वही वो थे, बट आपको ये पता होना, मेरे केस में मेरे को पता था कि आई डोंट रिक्वायर टेस्ट सीरीज दिस टाइम, व्हाट आई नीड इज बेटर कंटेंट, मोर कंसाइज कंटेंट एंड मोर रिवीजन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बिना टेस्ट सीरीज के भी आई गॉट ऑलमोस्ट 92 मार्क्स का वेरिएशन है। तो दैट्स वाई वो बार बार मैं उस चीज़ को, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस इट इतना, अगर मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस लाया तो आई वांट कि आप लोग को वो बेनिफिट मिले, वो चीज़ मिले। और अगर आपने सोचा है कि यू वांट टू सक्सीड इन दिस एग्जाम, तो दैट में हेल्प, आपको इतना टाइम ना लगे वो करके। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस मत कीजिए, ऑल्टरनेट लाइफ पे भी फोकस कीजिएगा। बार बार मैं इस चीज़ को वो करूँगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ,
Yeah, you can say it. So my question is, to what extent, like how much time do we have to devote to hobbies? Because in my previous attempt, Devote to what? hobbies, like the Hobbies, non-academic part, because in my previous 2 attempts, I saw myself overindulged in the non-academic aspects. Overindulge, obviously priority should be your academics only. Hobbies are कि first of all it gives you a channel to जो भी आपका stress है वगैरह उसको relieve करने का, और सेकंड के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटीज भी डेवलप हो रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मत दीजिए. And sir, one more question, sir. Sir, because as I told you that I had a lot of other things to do, so I got to read a lot about how the things go on inside the bureaucracy, and now like when I see things on social media and all, I just perceive it as a propaganda, nothing more than a propaganda. So sir, I want to ask you that how do I get institutionalized for the exam? I think first of all, the simple disclaimer, what you see in the social media is not the reality. Ekdam clearly, I can say you that. There's a lot of things going on in the bureaucracy. You cannot institutionalize yourself. You can make yourself a good candidate for the service. For that, it's important that you work on your personalities and everything. There is no one set of, and I don't think anyone as a government I want कि one set of people आए civil services में. If you are a dynamic economy, if you are a progressing economy, you need people with different personalities, different skill and everything to be a civil servant. There is no one fixed institutionalization वाला formula. Okay. Okay. ऐसे और पेपर 4 के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? Essay or paper for this time essays marks are little subdued and everything. My essay marks is 116. मतलब average you can say it average only, but it helped कि मतलब butcher नहीं हुआ, बस मेरे को इस चीज़ का वो था. Essay के लिए the thing is कि but last year my essay marks were 107. तो despite करके वो तो मैंने ये किया था कि essay के लिए सबसे important है do रीड द टॉपर्स कॉपीज. इनफैक्ट ये सारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि टॉपर्स कॉपीज पढ़ने से आपको आइडिया लगता है कि हाउ दे आर राइटिंग एंड हाउ दे आर. ऐसे में तो खासकर काफ़ी रेलेवेंट है, यू गेट द फ्लो एंड एवरीथिंग. मेरा मतलब पूछ मैं ये रही हूँ कि जैसे कि हम जीएस पेपर्स के अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें नॉलेज होती है सब्जेक्ट पढ़ के, तो हम लिख देते हैं उसमें. तो ऐसे तो फिलोसफिकल आ रहे हैं अभी तो कि एक लाइन में दे दिया फिर उसको आप 4 पेज में लिख रहे हैं, तो वो कैसे करना होता है? हाँ, कंटेंट के लिए बोलो ना कि डू रीड द टॉपर्स कॉपी. वो आपके कंटेंट नहीं रहेगा एज सच. अगर फिलोसफिकल ऐसे आपका कोई कंटेंट नहीं आएगा, देयर इज एन आइडिया एंड यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे थोड़ा आपको क्रिएटिविटी और वो दिखाना होगा, और वो चीज़ का जो गाइडेंस है दैट कि टॉपर्स कॉपी से आपको मिलेगा. टॉपर्स कॉपी जो आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, बड़े बड़े एडिटोरियल्स, उसमें इट्स नॉट कि वो क्या कि हाउ दे आर राइटिंग, दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. कि कैसे एक टॉपिक था नेशनल सिक्योरिटी एवरीथिंग, उन्होंने एक अपना व्यू प्रेजेंट किया, दैट योर व्यू योर ओपिनियन इज ऐसे. तो ऐसे राइटिंग के लिए मतलब मेरा ये था कि आई हैव फॉलो टॉपर्स कॉपी इन एवरीथिंग. दोरसेटी सर के वो थे लास्ट ईयर, श्रुति शर्मा के मैंने काफ़ी सारे ऐसे कॉपीज वगैरह पढ़े थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है हाउ टू राइट एन ऐसे. कंटेंट हमेशा फिलोसफिकल ऐसे में कंटेंट का हमेशा इशू होगा. इस बार इट शोड इन एवरीवन्स मार्क्स ऑल्सो कि किन्हीं का अगर बहुत अच्छा था तो दे गॉट 130 140, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल्सो गेट 70-80 मार्क्स. तो कंटेंट का हमेशा इशू रहेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट. इनिशियली आपको इशू भी आएगा कि अभी जीएस से एसए में लिखना इज अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि आपके पास बहुत चीज़ें लिखनी होती है. बट स्टार्ट राइटिंग, कुछ भी आपके मन में आ रहा है उसको लिखिए. बेस्ट है कि एक टॉपिक उठाइए, अपने से लिखिए, देन सी कि व्हाट द टॉपर्स हैव रिटन. उनके टॉपर्स कॉपी उठाइए, उसका टॉपिक देखिए, अच्छा ये है, उसको खुद से लिखिए, फिर देखिए कि अच्छा उन्होंने कैसे लिखा था. अगर आप 10-15 ऐसे लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो फ्लो आने लगेगा, स्मूथनेस आने लगेगी. और GS 4 में तो फोकस ऑन द सिलेबस एंड PYQs. यू विल रियलाइज देयर इज अ वेरी लिमिटेड कंटेंट. कि आपको क्या करना है कि आपको पहले तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए. GS 4 का बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है. उसके अराउंड आपने नोट्स बना लीजिए, जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्वेंट, उसकी डेफिनेशन बना लीजिए. प्रोबेटी इन गवर्नेंस के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कुछ है,
वो आपको मटेरियल्स वगैरह से मिल जाएंगे। फोकस ऑन द PYQs की उससे रिलेवेंट क्या PYQs पूछ रहे हैं तो उसके अराउंड कंटेंट बना लीजिए। बिलीव मी, जो GS4 है इट्स मोर मतलब बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है GS4 का, अगर आप उसको रेप्लिकेट कर पाएँ तो दैट विल हेल्प अ लॉट। मतलब मेरा पूरा फोकस ही सिलेबस और नोट मेकिंग पे था। डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट द सिलेबस इज देयर, यूज PYQs की क्या पूछा जा रहा है, कहाँ तक पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग नोट्स आपको हमेशा कोचिंग मटेरियल से मिल जाएंगे। फॉर एथिक्स आई हैव रेफर टू लेक्सिकन, बहुत ही उस कंसाइज, पहले वाली जो थी बहुत कंसाइज थी, बहुत ही लिमिटेड वो था कंटेंट, तो उसको मैंने एक्सक्लूसिवली यूज़ किया था और उसी के अराउंड अपने नोट्स वगैरह बना लिया था। सर साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए सबसे पहले मेंस का सिलेबस देखेंगे तो देयर आर 4-5 टॉपिक्स, IT, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस जो भी है, तो उसके अराउंड जो आप है मंथलीज यूज़ कीजिए। जो आपका मंथली मटेरियल है उन टॉपिक्स को लेके मंथली मटेरियल यूज़ करके, और एक ये तो स्टैटिक वाला जो मतलब ये करंट वाला एस्पेक्ट होता है, एक होता है स्टैटिक वाला पोर्शन, तो उसमें आप PYQs को फॉलो कीजिए कि स्टैटिक से मेनली प्रीलिम्स में किस एरियाज में पूछ रहे हैं, वो वाले चैप्टर्स आप बेसिक साइंसेज जो 9-10 की NCERTs है वो पढ़ सकते हैं, वो वाले वो करके। तो वही है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एट द एंड वही चीज़ आ जाती है कि सिलेबस देखिए क्या है और PYQs क्या है, वो पैटर्न फाइंड आउट कीजिए और उतना पार्ट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट भी आपको देखना होगा कि व्हाट द कॉस्ट इज एंड व्हाट बेनिफिट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू। Sir, have you inculcated the current part in your answers in anthropology, and how you have studied the anthropology, because you have studied in 1 year only, sir? नहीं, मैंने एंथ्रो का वो बताया ना, बाकी जो वो है केस स्टडीज़ मैंने कुछ 10 वो बना ली थी, और अक्षत जैन सर की बुक से ये हो गया था, और बाकी आपके जो भी मटेरियल होगा उससे आपको कुछ केस स्टडीज़ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स वो नहीं करना। द आइडिया इज कि देयर आर सम पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसका एक राइटिंग स्टाइल होता है कि डेफिनेशन लिख दिया आपने, फिर उसके बेसिक एस्पेक्ट्स बता दिए, एक केस स्टडी यूज़ कर ली, कुछ थिंकर को कोट कर दिया, तो वो एक लिमिटेड सेट ऑफ मटेरियल आप बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मत भागिए उसके पीछे। वही एट द एंड की सिलेबस स्पेसिफिक अगर आपके पास नोट्स बन जाएंगे PYQs को ध्यान में रखते हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Do we have to make notes of the books which we are reading? हाँ, obviously. Sir, No, not the books. Syllabus. Use books to get the content. मतलब आपने जैसे बुक पढ़ ली, जो भी कुछ पढ़ा, उसको कोई केस स्टडीज वगैरह लगी, डू नोट इट डाउन, एंड व्हेन यू आर मतलब इनिशियली बुक्स पढ़ने से पहले भी एक बार अच्छे से सिलेबस और PYQs वगैरह देख लीजिए, तो जब आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा अच्छा इस एरिया में पढ़ना है, ये चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, फिर वो पार्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अपना एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इन योर नोट्स। Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, what was your prelims and CSAT strategy? What was my prelims and CSAT strategy? So in my case की मतलब इस बार का मेरे को CSAT नहीं देने का वो मिला, तो दिस वाज अ टफर वो, बट बिफोर दैट तो मतलब मेरा मैथ्स वगैरह थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथ्स वगैरह पे फोकस करके हो जाता था, बट आफ्टर मैंने आई डू सॉ दिस ईयर्स पेपर, इट वाज टफ। तो द थिंग इज कि पहले हम लोग CSAT को पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे कि लॉजिक, कंप्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स वाला पार्ट। फोकस इसकी किन्हीं का कोई एरिया स्ट्रांग होगा, कोई एरिया वीक होगा, बट जो वीक एरियाज में भी कुछ कुछ सिंपल टॉपिक्स होते हैं, तो गो थ्रू द PYQs, prelims and मैं in both GS and CSAT, my whole focus was on PYQs कि what they are asking and what they are not. Fundamental books, your newspaper and monthly magazines, and your PYQs. PYQs always guide you कि किस डायरेक्शन में क्या पढ़ना है, और CSAT में भी इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए। लास्ट 10 ईयर्स के CSAT के पेपर को बनाइए, आइडिया लीजिए कि किस एरिया से पूछा जा रहा है, उसमें हमेशा जो अर्ली जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, आइडेंटिफाई दोज एरिया एंड फोकस ऑन देम। At the end it's just a passing exam, you have to score 1/3 of the total वो, तो focus on the PYQ trends. Okay. Sir, prelims जब पास आ रहा था तब आपकी क्या strategy थी, like 3 months 2 months में? मतलब बिफोर दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन मेंस, और जब प्रीलिम्स पास आ रहा था तो बस मैं थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ा कंटेंट रिवीजन, नोट्स वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेंस। वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ा होता है तो फैक्ट्स आप थोड़ा याद करने लगते हैं, तो उस एंड में जैसे मैंने मंथलीज वगैरह पढ़ ली तो थोड़ा प्री स्पेसिफिक देख लिया मैंने। अलग से ऐसा नहीं कि अगर मंथली पढ़ लिया तो फिर PT भी पढ़ रहा हूँ, मंथली पढ़ लिया तो यूज इट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, बोथ उसके लिए। तो थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स वगैरह देख लिया, और ये चीज़ की प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्या पढ़ना है तो ये कहाँ से आएगा आपको PYQ से हमेशा,
PYQs देखिएगा तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा, इस एरिया में पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा लास्ट 1-2 महीने में बस अपनी थोड़ा स्ट्रैटेजी अलाइंस कर सकते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक। ओके Okay, thank you, sir. श्योर। एनी मोर क्वेश्चन? व्हाट? बैठ रहा है, एक कोटा है, ऐसा मैंने सुना है। डेफिनेटली। So it is helpful कि हम सिंगल ही पेन यूज़ करते रहे विद इन द 1 or 2 year preparation for the easy। हाँ, मतलब वो आपके कंफर्ट में बेसिकली जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो आपका कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट के हम टाइम मैनेजमेंट एवरीथिंग बहुत वो हो जाता है, तो मतलब जस्ट यूज डिफरेंट पेन जस्ट टू गेट अ राइट कंफर्ट और ग्रिप ओवर। व्हाट्स योर चॉइस? मैं तो वही दूर शेट्टी सर ने एक बार V7 उसका बताया था ना, तो V7 मैंने भी यूज किया, काफी फ्री फ्लोइंग पेन था, तो मेंस में इट हेल्प्ड अ लॉट। बट ये है कि V7 इज बिट थिक एंड V5 इज बिट थिनर, तो वो निब आप देख लीजिएगा जो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। तो बट डू यूज की जो पेन ज्यादा फ्री फ्लोइंग हो। टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर मतलब मेंस के समय, तो पेन सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सर जब आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करते थे तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगता था, एंड व्हेन यू हैव द हैबिट उसके बाद आपको कितना टाइम लगने लगा? जब मैंने फर्स्ट पेपर लगा था तो मेरे को ध्यान है 4.5 घंटे हो गए थे, फिर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। और अब जो था मतलब आई वुड हैव इजीली कंप्लीटेड द पेपर इन, मतलब अभी भी मेंस में एक आध क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपके छूट जाएंगे, और स्पेशली इन एथिक्स एंड एवरीथिंग। बट ये कि बाकी जो आपके क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट हाँ 3 घंटे में ट्राई कीजिए टू कवर द एवरीथिंग। अगर आप पूरा कंप्लीट कर पाए पेपर तो दैट्स अ बिग एडवांटेज, बट कंप्लीटनेस के साथ क्वालिटी पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। सर फ्रॉम day 1 you have to prepare your plan B or just stick to plan A? नो मैं भी ऐसे ही आया था कि मेरे को यही वो करना है, तो आई डिडंट हैव एनी प्लान बी। इनफैक्ट कि मैंने आपने अपना 7 years का टाइम दिया है इस पे। हाँ आप सर्विस में थे बट स्टिल आपने ट्राई करते रहे कि मुझे इसी सर्विस में आना है, तो ऐसा क्यों? मतलब वही फर्स्ट वो कि मोटिवेशन वो why? व्हाट वाज माय मोटिवेशन वो करके मतलब मेरा बैकग्राउंड बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, तो हमेशा से वो रहा है कि देयर इज अ लॉट टू बी डू देयर, एंड वहाँ पे अभी भी IAS ऑफिसर कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बी इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, बी इन द हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो आई रियलाइज कि इफ आई गो इन टू दिस सर्विस तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू माई स्टेट। और जब मैं वापस स्टेट सर्विस में आया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, पब्लिक सर्विस इज समथिंग दैट सेटिस्फाइज मी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर afternoon. मेरा ये क्वेश्चन था कि विदाउट कोचिंग एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या गाइडेंस मिलेगा? विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी? विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी तो डू गो टू शेट्टी सर्स नोट्स एंड अक्षय जैन सर्स वो ब्लॉग। वो उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि हाउ टू डू एंथ्रोपोलॉजी, सारी बुक्स एंड एवरीथिंग, मतलब डिटो उन्हीं को फॉलो करना है, अनुदीप शेट्टी सर एंड अक्षय जैन सर का, और उनको फॉलो कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे दूर शेट्टी सर के ब्लॉग है, प्रॉपर एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है कि विच बुक यू हैव टू फॉलो एंड विच नॉट टू फॉलो। और जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, मेरा बस इतना एडिशन होगा कि फोकस ऑन द सिलेबस एंड PYQs। सर कोई बुक्स लाइक बायोग्राफीज, एसेज वगैरह के लिए, एथिक्स के लिए कुछ अलग से बायोग्राफीज या कोई पॉपुलर लीडर्स? नहीं, द थिंग इज कि मतलब वही ना, हॉबीज में बुक रीडिंग वगैरह आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे तो दैट विल हेल्प। अलग से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी करने की ऐसी जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो टॉपर्स के एसेज पढ़िए, बिकॉज UPSC ऐसे राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर एसेज आर डिफरेंट। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ वो नहीं बता रहा, टॉपर्स को भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि UPSC के मार्क्स देने का तरीका डिफरेंट है। नॉर्मल जो अगर आप ऐसे जो स्पेसिफिक ऐसे जो होता है वो प्रॉपर एक तरीका होता है लिखने का, बट UPSC डोंट फॉलो दैट ट्रेंड। आपका ऐसे ऑर्गेनिक होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यूज सिंपल एग्जाम्पल, बट इट शुड बी रेलिवेंट टू द जो भी आपका टॉपिक है उससे, और बहुत ही ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसे में भी देयर इज अ सिलेबस, और मतलब मेरे को लगता है कि किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन ऐसे। उसमें क्लियरली 5-6 वर्ड्स लिखे हैं, फ्री फ्लो, चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड एवरीथिंग। तो वही, इसलिए अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे कोई कोचिंग मटेरियल है और बहुत सारा रेफरेंस बुक है, लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर है सर,
तो क्या कोचिंग मटेरियल पे टोटली डिपेंड कर सकते हैं? लाइक सारे तो लगता अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आप कोचिंग मटेरियल पे डिपेंड कर सकते हैं. कोचिंग covered मटेरियल, तो एनी मटेरियल इज देयर टू कंप्लीट योर सिलेबस. मटेरियल इटसेल्फ इज नॉट द सिलेबस. किसी मटेरियल में कोई चीज़ अच्छा हो, किसी मटेरियल में कुछ अच्छा होगा. यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन दैट कोचिंग मटेरियल. इट जस्ट कि इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर सिलेबस. ओके, सेलेक्टिव. मतलब योर जो बेसिक जो आपका कोर है दैट इज योर सिलेबस एंड द PYQs. बेस्ड ऑन दैट अगर वो मटेरियल आपका वो चीज़ कंप्लीट कर रहा है तो देन इट्स वेल एंड गुड. थैंक यू. ओके. गुड आफ्टरनून सर. फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. थैंक यू सर. जैसे कि आपने मेंशन किया कि फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत हेल्प करती है, तो फॉर मेरे एग्जांपल में आई हैव टॉक्सिक फ्रेंड्स. जैसे कि मैंने प्लेसमेंट छोड़ के आया. मैं Then they are not your friends. Choose your friends sir. wisely. So firstly they were friends in school. नहीं, that's a relevant point. Yes, sir. People around you should Yes, not sir. be toxic. बहुत बहुत ज़्यादा. तो मैंने जैसे कि प्लेसमेंट छोड़ के आई हूँ मैं यहाँ पे, तो how did you motivated yourself in these all 6 years in a long journey? How did you remotivated yourself? How did you tackle your anxiety and pressure in all these 6 years? And secondly, जो UPSC में एक DAF होता है, DAF, उसमें आपके अचीवमेंट्स और मेडल्स वगैरह जो मेंशन करना होता है, वो क्या UPSC बायस होती है? इफ़ आई वुड लाइक टू मैंने ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं किया है जो मैं उसमें मेंशन कर सकूं, तो कैन वी लीव दैट सब टॉपिक, सॉरी दैट सब सेक्शन? No, you can leave it, but the idea is कि it's not कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा. कुछ तो सर ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया मैंने कि मैं कुछ भी है वो आपकी मतलब आइडिया इसकी जो डैफ में जो वो वाला पोर्शन है ना वो यूज करते हैं टू गिव देम अ क्लू कि क्या अचीवमेंट्स था इन विच एरियाज दे आर. अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT. तो जैसे ही वो देखते हैं वो ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है. तो व्हाट दे थिंक इज कि कभी बहुत बार ये चीज़ें आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है. और द थिंग इज कि अगर आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है और वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट एक्ट्स इन योर फेवर कि आप इतने उससे बैकग्राउंड से. बिकॉज एवरी वन नो द रियलिटी ऑफ इंडिया. ओनली फ्यू गेट्स टू गो इन द गुड इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव. तो अगर कोई उन इंस्टीट्यूशन में नहीं जाके भी यहाँ तक पहुँच रहा है, उस इंटरव्यू चेयर तक पहुँच रहा है, तो ही शी मे हैव डन समथिंग डिफरेंट. दैट्स व्हाई ही शी इज देयर. तो द पैनल रिस्पेक्ट्स दैट बिकॉज वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है. दे हैव सीन कि उन्होंने वो इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन दिया ना. ये इंडिया इज येट सो पुअर. तो देयर आर मेनी कैंडिडेट जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते. तो इट इज नॉट योर वीकनेस या समथिंग. द थिंग इज आर यू वही फोकसिंग ऑन योर स्किलिंग, आर यू फोकसिंग ऑन योर पर्सनैलिटी. अभी तक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आगे तो अभी भी कर सकते हैं साथ में साइमल्टेनियसली. जैसे अगर आप एकेडमिक उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हॉबीज में कुछ ऐसा डेवलप कर लीजिए. आपसे हॉबीज में पूछना स्टार्ट करेंगे. दे जस्ट वांट टू सी अ कैंडिडेट हु इज एनर्जेटिक, who is enthusiastic, who had some different something different to add to the civil services. ठीक है. तो it doesn't matter कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है क्या नहीं रहा है. It matters कि अब आप क्या उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उस पर कैसे काम कर रहे हैं. You motivated yourself in all these 6 years. अगर आपके पास वो स्टेट सर्विसेज वाली जॉब नहीं होती, तो that job was only the last year itself. उससे पहले तो I had nothing. What was your plan B? The thing is, first of all, वो motivation was always clear कि my satisfaction always lies in being a public servant. मैं दोस्तों से बातें करता था उनसे. वो जो आपका एक होता है टॉक्सिसिटी, वो अपना ऑब्वियसली प्राइवेट उसके बारे में बातें करेंगे, वो करेंगे. हाउ डू यू लुक इनटू दैट? जब भी वो बताते थे कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये वो इशू हो रहा है, तो मतलब मैं हमेशा उनको देखता था कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं ये प्राइवेट इसमें ही काम कर रहा होता. और इनफैक्ट मैंने इंटर्न भी की थी. आई वुड हैड अ गुड कंपनी टू वर्क विद देयर. तो मतलब आई रियलाइज दिस थिंग कि यहाँ तो मैं नहीं काम कर सकता. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट. और जब मैं ऑपोजिट जो पुल फैक्टर पे देखता था कि व्हाट सिविल सर्विस गिव मी, इट टू वर्क विद द पीपल, टू वर्क फॉर द पीपल, एंड दैट इज समथिंग दैट मतलब दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन. मॉनिटरी एस्पेक्ट जो भी रहे, बट द आइडिया इज कि यू शुड वर्क समवेयर वेयर यू आर सेटिस्फाइड, राइट. तो वो हमेशा वो होता था कि जब भी आई थिंक इसकी एकदम लास्ट में जाके मेरा नहीं होता था. अगर मैं वो बहुत ही पर्सनल वो से करूँ, उस दिन एक हफ्ते तक मतलब उस दिन जब रिजल्ट आता था उस दिन तो मतलब आप बहुत ही डिमोरलाइज हो जाते हो, बहुत ही डाउन हो जाते हो. आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो नहीं करता.
द आइडियाज़ की जब आप पेरेंट्स से बात करते हो माई फादर एंड मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, इतना क्या वो तू यहाँ तक आया है, दैट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट. नाउ दिस इज हाउ दे हेल्प इट. देन यू रियलाइज कि नो यू हैव नॉट फेल्ड, कि दे हैव ट्रस्ट इन यू, योर फैमिली हैव योर ट्रस्ट इन यू. देन फिर पे वो फ्रेंड्स वगैरह का आता था कि अरे मतलब वी ऑल हैव बिलीव कि तू हमेशा निकाल लेगा, यू हैव बीन डिफरेंट अमंग, जो भी हम लोग में सबसे डिफरेंट था और तेरे में ही कैपेबिलिटी है. तो दैट ऑलवेज मोटिवेटेड मी. इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स सेलेक्टेड भी होते थे, दे ऑलवेज वो उनका भी हमेशा सपोर्ट रहता था, यार तू सही कर रहा है, बस थोड़ा सा और डिफरेंट कर ले. तो दैट वे माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. कुछ फ्रेंड्स टॉक्सिक भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डोंट उनको कहीं से भी अगर आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, ट्राई टू वीड इट आउट. एनीथिंग, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड इट्स अ फैक्ट, मतलब ये भी है, जो जहां से भी आपको नेगेटिविटी लग रहा है, हो सकता है कि नेगेटिविटी ना हो, आपके खुद के थॉट उसमें हो, बट द थिंग इज कि उस चीज को कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. जस्ट कट इट डाउन. ओके सर, ऑप्शनल चेंज करना कितना वाइबल होता है? आपने इससे मतलब 4 से 5 साल ज्योग्राफी में एक्सपीरियंस रखा है, इसके बाद एक नए सब्जेक्ट जो एंथ्रोपोलॉजी, एक टोटली नए पे गए, तो ऑप्शनल इनरिच आपने ज्योग्राफी करने के बजाय वो क्या करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो कितना ये वाइबल होता है? वाइबल मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट? नहीं, ये तो मैंने अभी 23 में फर्स्ट टाइम दिया था, इसलिए मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी. ऑप्शनल ज्योग्राफी तो अभी तो आपने अच्छे से दिया ही नहीं है, तो फिर हाउ व्हाई आर यू वांटिंग टू चेंज इट? बस मतलब पूछ रहा हूँ. द थिंग इज कि व्हेन, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, व्हाट एवर ऑप्शन यू आर चूजिंग यू शुड बी क्लियर इन इट कि व्हाट द एग्जाम डिमांड्स एंड एवरीथिंग दैट इज डिमांड. इन माई केस क्योंकि 5 अटेम्प्ट हो गए थे, आई रियलाइज्ड कि आई हैव गिवन माई मैक्सिमम टू माई ऑप्शनल एंड आई एम नॉट एबल टू स्कोर एनीथिंग मतलब जो रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड रैंक्स. तो दैट्स व्हाट एक पुश फैक्टर. और सेकंड पुल फैक्टर कि दिस ऑप्शनल, देयर आर 2-3 ऑप्शनल दैट आर डूइंग गुड, और उसमें जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो दोनों उसमें हेल्प किया. और एक सैचुरेशन, थर्ड फैक्टर फाइनली वाज द सैचुरेशन, कि मतलब वही रियलाइजेशन कि आई कांट ऐड एनीथिंग टू दिस सब्जेक्ट, तो इसीलिए आई नीड टू चेंज जहाँ पे मेरे मार्क्स आ जाए. और ये फैक्ट आपकी स्ट्रैटेजी में भी, प्लानिंग में भी होनी चाहिए कि बहुत बार आप शायद अपने फ्रेंड्स से होंगे, सीनियर्स होंगे, उनको देखा होगा, वो स्टक हो जाते हैं एक लेवल पे. आई वॉज ऑल्सो स्टक एट द इंटरव्यू स्टेज. तो हमेशा आपको रियलाइज करना होगा कि मे बी इफ यू आर नॉट एडिंग टू समथिंग देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. तो ये ऑप्शनल चेंज के केस में भी होता है. इट्स अ रिस्की डिसीजन, हमेशा रिस्की होगा कि समथिंग दैट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं. कि आपने 4-5 साल, मेरे केस में 4-5 साल मैंने वर्क कर लिया था, मेरे केस में वर्क नहीं किया. हो सकता है कि किसी के ज्योग्राफी में भी इस पर भी 290-300 प्लस मार्क्स लोग के आए हैं, कम हो सकते हैं, बट हाँ पीपल हैव स्कोर्ड दैट. उनके लिए फेवर कर गया, मेरे लिए नहीं किया. तो मेरे लिए वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था और मेरे को दिखा कि ऑल्टरनेटिव इज बेटर, तो आई कैन स्विच इनटू दैट. Okay, that's it. Okay. से रह गया मेंस. तो just I feel interview is a game changer thing. How you change the game? द आइडियाज कि मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और वो काम कर गई. आई डिडंट चेंज द गेम, आई जस्ट रियलाइज कि व्हाट द गेम इज. और ये आप सबको भी रियलाइज करना होगा कि व्हाट द गेम इज. आई डिडंट चेंज एनीथिंग. मैंने कुछ ना रूल्स चेंज किए ना कुछ चेंज किया. इट वाज द सेम गेम, सेम बैटलफील्ड, सेम कॉम्पिटिटर्स एवरीवेयर. आई जस्ट अंडरस्टूड द गेम. इंटरव्यू में भी मैंने 4 इंटरव्यूज दिए थे. मेरे हमेशा स्कोर 130, 140, 150 इसी में रह रहे थे. देन आई वेंट थ्रू कि जो भी डिफरेंट मॉक्स देखे जिनके अच्छे एग्जाम हो रहे थे, मैंने कॉन्टैक्ट भी फ्रेंड्स के थ्रू सबसे कॉन्टैक्ट किया व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंट. आई वेंट अगेन थ्रू द इंटरव्यू का भी सिलेबस है, देयर इज अ पर्सनालिटी टेस्ट सिलेबस इन द वो जो आपका यूपीएससी नोटिफिकेशन होगा ना, एक बार पढ़िएगा, उसमें सब चीज़ का प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, ऑप्शनल का सिलेबस है, आपके पर्सनालिटी टेस्ट, आपके एसए का सिलेबस है, एवरीथिंग इज देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चीज़ को प्रिंट करके निकाल के रखिए. तो इंटरव्यू इटसेल्फ हैज अ सिलेबस. तो अगर आप उस पर फोकस कीजिएगा, उन कीवर्ड्स पे, उन एरियाज पे वर्क कीजिएगा, तो डेफिनेटली यू विल बी, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ. क्या
इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा हो जाएगा अभी वो जान के मैं वो कुछ पॉइंट बताया ना कि मेरे सर्विस से पूछा कि हमेशा इंटरव्यूज इज अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी का वो कैसे गॉज करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस पे जाएंगे। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन होगा, आपकी जो भी हॉबीज होंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके स्किल हो, आपका कोई ग्रेजुएशन कुछ हो, आपके पास कोई हॉबी हो, आपके पास कोई स्किल हो, उन पे वो पूछेंगे और वो डिस्कशन हमेशा ऑर्गेनिक बनेगा। वरना वो अगर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, इन सब पे अगर पूछना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप एक बैकफुट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ बता ही देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि आपके वर्क के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी हॉबीज़ के ऊपर, देन आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। क्या इंजीनियरिंग फील्ड से पूछते हैं सर? बिल्कुल पूछेंगे। आप जस्ट ग्रेजुएशन करके गए तो आपके ग्रेजुएशन से बिल्कुल पूछेंगे। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डोंट अपनी लाइफ मत बनाइए यूपीएससी एग्जाम से। आपकी एक लाइफ है जिसमें आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होगी, एवरीथिंग डेवलप होगी। आपको रियलाइज हुआ कि शायद आपको सिविल सर्वेंट बनने में हेल्प मिलेगी या कुछ अच्छा लगेगा, तो इट्स जस्ट वन ऑफ द वे टू लिव योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। कि अगर आप सक्सीड हो गए, वेल एंड गुड, आपने 1-2 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट किए, डोंट स्टक इन द साइकिल। और हमेशा एक ऑल्टरनेटिव अपना लाइफ रखिए। एक लेवल के बाद अगर आपको नहीं लग रहा है तो गो फॉर अ प्लान बी, क्योंकि लाइफ में बड़ा करने के लिए का बहुत तरीका है। डिफरेंट पीपल हैव डन थिंग्स बिग नॉट डिस्पाइट नॉट बीइंग अ सिविल सर्वेंट, है ना? तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। Sir, I had a few questions regarding the personality test. So the first question is, who do they prefer? Someone who structures his arguments in a logical manner, or someone who is natural and spontaneous? And so the second question is, if we are able to present a contrarian view, which is a bit different from the conventional view, and we put it with a few good points, would they take it in a good manner? Definitely. There is no right or wrong answers while you are discussing. My interview was with Chaubesar's board, and in the initial first sentence was like, it's just a discussion, we just want to know you. There is no right or wrong answers. It's just your personality. They just want to check your personality. So do give your opinion, but your opinion should be based on some facts and some relevant figures. Should not be something extreme जिसका कोई logic ना हो, है ना? There is no right or wrong thing. Democracy is all about this only. कि कुछ आइडियाज होंगे, कुछ कॉन्ट्रेरी आइडियाज होंगे, जो एक आइडिया का कुछ के पीछे कुछ लॉजिक होगा, दूसरे आइडिया के पीछे कुछ लॉजिक होगा. इट्स जस्ट कि योर आइडिया शुड बी बैक्ड बाय रीजनिंग. That's it. Sir, for example, something related to fundamental rights, and we take a view that no, the state should be in control in some of the manners. So that is something which is not exactly citizen-centric. But if I give proper logic behind it, give your logic, give your opinion. Why do? And sir, what about the first question? There was. Have you seen follow the hardworking human Telegram channel? Manish Kumar sir is there. He उनके इंटरव्यू में तो उन्होंने बहुत अच्छा कोट किया था कि वन ऑफ द इंटरव्यू मेंबर्स सेड कि तुम तो पागल लगते हो, मतलब ये कैसे आ गए यहाँ पे, एंड ही स्कोर्ड 204 मार्क्स. तो इट डजंट मैटर कि व्हाट योर ओपिनियन इज, डज दैट यू शुड बी लॉजिकल, योर थॉट शुड बी कोहेरेंट, एंड यू शुड बी एन इंटीग्रल पर्सन. ये सब चीजें उन्हें दिख गई तो दे विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स. इट डजंट मैटर. Sir, what about being rational and speaking with thinking about the points, or being spontaneous and natural? A simple thing is it's a personality test, and you think yourself as a good civil servant, so you have to show yourself. It's just that. There is no fixed way ki you should do that, you should do. Different people have got good marks despite having different personalities, different study and everything. और बहुत लोगों ने एक फिक्स्ड वो भी सेट किया है. मैंने भी एक फिक्स्ड वो सेट किया था. आई गॉट 154 मार्क्स इन दैट, जबकि बहुत अच्छा, मतलब आई थॉट कि मतलब जैसे जैसे एकदम एज अ ब्यूरोक्रेटिक आंसर्स वगैरह मैंने दिए, एवरीथिंग दिया, बट दैट डिडंट हेल्प. जबकि इस बार दिस इंटरव्यू इज मोर अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, व्हाट आई वर्कड इन फील्ड एंड एवरीथिंग, एंड आई गॉट गुड मार्क्स देयर. Sir, from what you are saying, I am inferring that it is more about being spontaneous and a little bit of no, there's a mix of both. Yes, sir, exactly. For everything you cannot be spontaneous. अगर आपको एज ए सिविल सर्वेंट भी खुद को देखते हैं तो यू शुड हैव अ नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको हर चीज़ों की, आपको आइडिया होना चाहिए. अगर बिना नॉलेज के आप कैसे कुछ वो कर पाएंगे, अपना ओपिनियन दे पाएंगे. इनफैक्ट कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको पहले से पता हो
तो उससे आपका इंटरव्यू भी बहुत स्ट्रांग उस पर स्टार्ट होता है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड दैट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग योर, क्योंकि वो 30 मिनट का प्रोसेस होगा, उसमें कुछ इस एरिया से स्टार्ट करिए जहाँ पे शायद आपको नहीं पता हो, तो आप एक लो उस पर स्टार्ट करें क्योंकि आपका खुद ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ स्पॉन्टेनियस भी नहीं हो सकती, सिस्टमैटिक, प्लस यू नीड टू शो योर डिफरेंट opinion and perspective. Sir, asking a question in a different field. Sir, I also hail from an IIT. Did you take part in any inter-IITs? No. मतलब इतना मतलब कभी स्किल था ही नहीं स्पोर्ट्स का। मतलब मैंने इंटर हॉस्टल वगैरह ये सब खेला था, बट कॉलेज लेवल पे नहीं पहुंच पाया था। Okay, sir. Thank you, So sir. you have been to inter-IITs? Yes, sir. Actually, a lot. And during the COVID times, that was a big setback. Okay, Otherwise, I okay. was planning for more. Oh, nice, nice. That's a good thing. Do follow your hobbies and do follow whatever you do. This time, one of my friend in the medical, he was a state level bowler, and he got 187 marks because वो उसी पे discussion चला, what is cricket, how do you bowl, what is different about you, because he's bringing something different in the civil services now. So everything else, but ये है कि आपकी hobbies, आपकी मतलब basics पे वो priority, क्योंकि अगर आप इस exam process में enter कर गए हैं, you are giving ये रियलाइज करना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर इन योर 20s, दिस इज द मोस्ट प्राइम ईयर्स इन योर लाइफ। तो इसमें अगर आप एक एग्जाम में जा रहे हैं तो यू हैव टू फोकस कि आप अपना बेस्ट दें, और साथ साथ बिकॉज इट्स योर 20s यू ऑल्सो फोकस ऑन योर अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर सोशल एक्टिविटीज, योर हॉबीज, योर गेम्स, एवरीथिंग, एंड स्किलिंग अगर आप कर पाएं, क्योंकि दिस एरिया आप देख रहे हैं स्किलिंग इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू लर्न थिंग्स, डू लर्न न्यू थिंग्स, हैव योर हॉबीज, बट ऑल्सो क्योंकि आपने एग्जाम में आ गए हैं तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द एग्जाम। Yes, sir. Definitely. राइट, ओके। अब पीछे से इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, नहीं, ओके, तो ठीक है, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ले लेते हैं, और कुछ और किसी को अगर पूछना है कुछ तो नहीं? हाँ, सर, हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग नॉट माई सेल्फ लाइक अदर्स। जैसे हम सोचते हैं, आजकल मैं अच्छी चीज़ें सीखना भूल चुका हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे सर आपकी केस में ऐसा नहीं है, बट मैं सोचता हूँ जैसे ये टॉपर क्या ही बता लेगा। बहुत सारे आई होप कि मैंने कुछ अलग ऐड किया हो। नहीं, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, मेरे को भी ये चीज़ लगती थी। सर ये मेरा पहला टॉपर टॉक है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इससे पहले मतलब देखा है, बट ऑनलाइन देखा है, बट ऐसा बहुत अलग एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लगा सर। बट ऐसा होता है टीचर्स के केस में भी सर, ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप क्लासरूम स्टूडेंट है यहाँ पे? यस सर। देख विजन, आई नोट दैट। हाँ ठीक है सर, मतलब कई बार समझ नहीं आता ना, तो अगर मतलब कभी बार चीजें समझ नहीं आती हैं तो फिर मन हट जाता है। तो सर ये सब चीजें होती है, तो कंपेयर करने लगे हम चीज़ों को कि वहाँ बेटर था। जैसे अभी ऑप्शनल के केस में भी होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कई बार ऑप्शनल चेंज कर लिया क्योंकि उनको टीचर का समझ नहीं आया, मतलब वो चेंज कर रहे हैं, वो उस चीज़ पे स्टिक नहीं रह पा रहे, और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो सर हम कंपेयर करने लग गए अभी बहुत ज़्यादा, तो हम अच्छी चीज़ें सीख नहीं पाते। जैसे आपने कुछ बेटर, अगर मैं ये माइंड सेट लेके बैठा होता, जो कि मैं नहीं बैठा था कि यार ये क्या ही बता देगा, ठीक है, तो सर उस समय मैं आपकी अच्छी बातें नहीं अडॉप्ट कर पाता जो मेरी लाइफ टाइम के लिए मेरे को काम आएंगी, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाता, आपकी प्लानिंग को सही वे में नहीं समझ पाता हूँ। तो सर वो कंपैरिजन कैसे दूर करें? और सोशल मीडिया में भी मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है कि वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं। श्योर श्योर, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिखाया है, जो कंपैरिजन है एवरीथिंग, और सोशल मीडिया हैज फ्यूल्ड अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, एक तो आपका ब्रॉड क्वेश्चन है अबाउट कंपैरिजन एंड एवरीथिंग अबाउट टाइम वो, बट ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा वापस से वो करके कि आप अपने बहुत प्राइम एज में हैं। तो अगर आप कहीं भी बैठे हैं, अगर आपको लगता कि समवेयर कि ये सेशन वाज नॉट रेलेवेंट फॉर इट, मतलब 5-10 मिनट बाद आप अटेंड करके आप चले जाइए छोड़ के, बिकॉज योर टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा तो काम मतलब कुछ लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, और ये चीज़ आपके क्लासरूम में भी एप्लीकेबल होगी, आपके अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ पे भी एप्लीकेबल होगी, वेदर इज द सोशल मीडिया और नॉट। चीज़ रियलाइज करना, जैसे आप भी बोल रहे थे कितना टाइम दे, कितना वो नहीं दे। द थिंग इज, हाँ, द थिंग इज कि वेदर योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट और नॉट, इट्स एज सिंपल एज दैट।
इफ़ यू थिंक कि बहुत लोग इंस्टा वगैरह यूज़ करके दे डू गेट हैप्पीनेस, मतलब थोड़ा सा वो मिलता है कि थोड़ा देर अगर स्क्रॉल कर लिया तो दैट हेल्प्स कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, वो हो गया, वहाँ तक दैट्स वेल एंड गुड. इफ़ इट स्टार्ट बिकम्स नेगेटिव फॉर यू, द लाइक शी टोल्ड अबाउट टॉक्सिसिटी, कि हाँ उनको देख के फिर कंपैरिजन करने लगते हैं, यार उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी कितनी खराब है. यू आर डूइंग थिंग्स दैट्स रेलिवेंट फॉर यू, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इस चीज़ को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले कि मैनेज योर टाइम. अगर आपको लगता है कि समथिंग यू आर सेटिंग एंड इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू, 5-10 मिनट बैठिए, रियलाइज कीजिए कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग, इज समथिंग दैट इज एडिंग टू माई वो, लिव दैट थिंग, चाहे क्लास हो या कुछ भी हो. इनफैक्ट जो आप वो भी हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कोई टीचर की बात बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो कोई टीचर की बात आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही, रियलाइज कि आपने सिलेबस, मतलब यही सबसे पहले कि सिलेबस और PYQs पढ़ के मेक योर स्ट्रैटेजी ऑन योर ओन. वो कोई टीचर हो सकता है रेलेवेंट ना हो, और आजकल तो सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं कि टीचर्स ज्ञान की बातें ज़्यादा करते हैं रादर देन काम की बातें, है ना. तो वो चीज़ें नहीं रेलेवेंट है आपके लिए. मोटिवेशन तक के लिए ठीक है, कभी कभी वो मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, वहाँ तक के लिए ठीक है, बट अंडरस्टैंड कि योर टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट अदर इज सेइंग. मतलब जस्ट बिकॉज मेरी रैंक आ गई और मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बातें बहुत रेलिवेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती. दैट्स अ फैक्ट. आपकी स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है. तो बट द थिंग इज कि टॉपर स्टॉक तब देखिए जब आपको कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यू आर डायरेक्शनलेस इन एवरीथिंग एंड दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प मी. सिंपल सी बात है. तो वही कि गो, यू हैव एंटर्ड इनटू दिस एग्जाम, यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, सी 1 or 2 टॉपर्स, वो आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, नहीं, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए. बस स्ट्रैटेजी में ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमेशा कहीं पे भी किसी भी बैटल में जाते हैं, यू शुड नो योर ओपोनेंट इन बैटल फील्ड. यहाँ पे दैट इज सिलेबस एंड PYQs. कोई क्लास भी अटेंड कीजिए तो इसी बेसिस पर अटेंड कीजिए कि अच्छा ये पार्ट का सिलेबस है, ये इससे पूछ रहा है, तो ये कंटेंट मेरे लिए यहाँ पर रिलेवेंट होगा. आप वो खुद से भी पढ़ सकते हैं. इट्स नथिंग एल्स कि टीचर्स आपको कुछ अलग सा बता देंगे, आप खुद से भी वो चीज़ पढ़ सकते हैं और वो कीजिए. और अपने टाइम को हमेशा इफेक्टिवली ट्राई टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. यही चीज़ होती है जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किलिंग एंड हॉबीज़ की जब बात करते हैं, तो आइडियाज कि यूज़ योर टाइम इफेक्टिवली. हमेशा ट्राई कीजिए कि वो आपके कुछ प्रोडक्टिव उसमें हो. प्रोडक्टिव हमेशा एकेडमिक नहीं हो सकता, प्रोडक्टिव आपका हेल्थ भी है, प्रोडक्टिव हॉबीज़ भी हैं, मेंटल हेल्थ जिसको कहा जाता है, स्किलिंग भी है कि चीज़ें से आपके स्किलिंग वगैरह डेवलप हो रही होती है. तो डू गो इनटू दैट ओनली. जैसे मेरे केस में, जैसे यूट्यूब वीडियोस में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बहुत देखता था, इट हेल्प्स टू ब्रॉडन योर माइंड सेट, है ना, रेदर देन इंस्टा या सोशल. उसमें टेड टॉक्स वगैरह देखिए, वो देखिए, तो दैट हेल्प्स टू ब्रॉडन योर माइंड सेट, एडिंग समथिंग प्रोडक्टिव टू यू. बट ये कि बह भी नहीं जाना, बाउंड्रीज अपना डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी योर एकेडमिक्स. ठीक है. तो आई थिंक दैट्स इट. अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग. 1 2 3 4 जो है, मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम प्रोसेस, कि देयर इज़ एन ऑल्टरनेट टू लिव दिस लाइफ. और UPSC बहुत ही लाइमलाइट रहेगा भी नहीं, सोशल रिकॉग्निशन एवरीथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू देयर. योर मोटिवेशन शुड बी राइट, देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी. और जॉब के साथ भी, सर्विस के साथ भी यू कैन प्रिपेयर अगर आपका वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम इज राइट. ठीक है. तो उसके लिए आप सिलेबस पे जाइए, PYQs पे देखिए, नोट्स बनाइए, फंडामेंटल बुक, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए. टॉपर स्टॉक हेल्प यू टू कंसाइज एवरीथिंग कि व्हाट दे हैव डन डिफरेंट, दैट हैव हेल्प देम. और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए. यू कैन नॉट फॉलो एनी वन स्ट्रैटेजी एंड इट्स गोइंग टू मेक यू सक्सीड. यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. योर ओन स्ट्रैटेजी शुड बी बेस्ड ऑन फ्यू फंड रूल्स जो हमेशा आपको सिलेबस और PYQs बताएंगे. ठीक है. और डोंट कॉम्प्रोमाइज योर सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग. This exam doesn't need that kind of dedication or different वो. तो ultimately यही वो है. तो I think I will wish all the best. हाँ. What? आपने क्या क्या बदलाव लाए जब आपने स्टेट सर्विस, मतलब आपको जॉब मिल गई? मैंने क्या क्या बदलाव लाए in how what thing? मीन सोशल सर्विसेज में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया आपने? द थिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जब आप उसमें जाते हैं तो एक हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा माना जाता है कि आप ऑफिसर हैं तो आप डिफरेंट होंगे. मतलब बहुत मेरा कम एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि आई वॉज वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन. तो इनफैक्ट कि तो छोटा सा ज़्यादा इलेक्शन उसमें होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं हमेशा इलेक्शन डिपार्टमेंट के. तो द थिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट कि उनको मैनेज करना होता है कि वो दे आर द वंस जो हर एक बूथ पे एक टीचर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह को अपॉइंट किया जाता है.
और वो आपका इलेक्शन जो ECI वोटर ID कार्ड होता है वो बनाते हैं, या डिलीशन करना है या कुछ एडिट करना है तो वही करते हैं। तो थिंग इज कि बिहार में ERO नेट के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। जो भी यूज़र वोटर उसका डेटाबेस है दैट इज़ केप्ट इन द ERO नेट, तो उसका नया वर्जन एक लॉन्च हो रहा था। तो अब वोटर इज बिहार इज लिटरली टेक्नोलॉजिकली तो अभी बैकवर्ड है ही, फ़ोन्स के एक्सेस नहीं है लोगों को। जो बात है ना, दो एक हार्ड टेक और सॉफ्ट टेक। तो हार्ड टेक इज़ अबाउट द हार्डवेयर एंड इंफ्रा की अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन एवरीथिंग, और सेकेंड इज़ की लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। तो वो सारे BLOs में नहीं थी। तो मैं खुद उनके साथ बैठता था, मतलब ऐसा था उनके साथ बैठता था, उनको खुद ऐसे फ़ोन वो अप्लाई करके दिखाता था। तो इट बिकम ए रिलेटिवली स्मूथ की मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिड अ बेटर जॉब देन अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज BLO फेल्ट कि पहले तो उनको इनिशियली देयर वाज अ प्रॉब्लम कि नई चीज़ आ गई, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। हमेशा ये लाइफ में भी हमारे एप्लीकेबल होती है ना, कुछ भी नई चीज़ आती है तो हम पहले डरते हैं उस चीज़ से को करने से, ठीक है। बट अगर कोई मेंटोर या हैंड हेल्डिंग टाइप से कोई होता है, बिकॉज मेरा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो टेक्नोलॉजिकली आई वाज बेटर, तो मैं उनके साथ बैठा कि चलिए जो भी आपका इशूज़ है हम साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, वो करेंगे। तो वो एक जो ह्यूमन टच होता है दैट helped everything a lot. Our constituency did a good performance. Thank you, sir. Okay, sure. ठीक है. Wishing you all the best for your attempt. And I think thank you. I think session would have been थोड़ा different या थोड़ा helpful. और do focus on these things. और succeed in whatever you do in your life. Okay. Okay. Bye.